हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी बेटे, आज के इस वीडियो से मैं आपका सीए इंटर एडवांस अकाउंट का रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ बेटे। और आज का मेरा जो रिवीजन है, वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है चैप्टर AS20 अर्निंग पर शेयर। तो एक बात तो सारे बच्चे जान गए हैं कि आज हम AS20 का रिवीजन लगाने वाले हैं। किसी भी स्टूडेंट को मेरी बोलने की स्पीड कम लगे, तो स्पीड एडजस्ट करने का ऑप्शन आपके पास है। 2x तक आप इसको कर सकते हैं। तो जब आप क्लासेस देखते हैं तब भी आप मेरी स्पीड बढ़ा के देखते हैं 1.5 1.6x पे। तो इन क्लासेस को भी आपने जिस स्पीड पे अपना कंफर्टेबल लेवल जो भी आपका है उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। मैं बेटे रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं डिस्कशन कुछ नहीं करूंगा, मैं समझाऊंगा कुछ नहीं। मेरे को तो रिवीजन लगवानी है। 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको AS20 के सारे पॉइंट्स आपको फटाफट फटाफट बता के निकल जाना है। समझाने के लिए तो क्लासेस दे रखी हैं और बहुत डिटेल में पढ़ाया है, सारे बच्चे जानते हैं इस बात को। मैंने तो आपको सिर्फ रिवीजन चेक करानी है कि क्या-क्या पढ़ा था हमने। तो मैंने आपको जब ईपीएस क्लास में करवाया था, तो मैंने सबसे पहले बेटे आपको इसके एप्लीकेशन के बारे में बताया था कि AS20 लगता किन-किन एंटिटीज पे है। तो सबसे पहली बात हमने इसके टाइटल की बात की थी। AS20 का टाइटल है अर्निंग पर शेयर। शेयर, अर्निंग पर शेयर। शेयर होते किसके पास हैं? कंपनीज के पास। तो हमने सबसे पहली बात यही की थी कि ईपीएस की कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ कंपनी कर सकती है। कोई भी पार्टनरशिप फर्म, कोई भी ट्रेडर ईपीएस की कैलकुलेशन नहीं कर सकता। जब हम कंपनी पे आए थे, तो कंपनीज के दो हिस्से बना दिए थे हमने। एक था लिस्टेड और दूसरा था अनलिस्टेड। दो ही तरह की कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं। लिस्टेड का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई भी एंटिटी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो लिस्टेड कंपनी है। तो इसको फॉलो करना है इंड AS 33। किसी भी लिस्टेड कंपनी पे AS लगते ही नहीं, इंड AS फॉलो करेगी। इंड AS क्या है? कन्वर्ज्ड IFRS, कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड्स बोलते हैं हम इसको। तो लिस्टेड एंटिटीज तो ये फॉलो करेंगी। अनलिस्टेड दो तरह के इंडिया में काम कर रहे हैं। एक वो एंटिटीज जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है। दूसरे वो जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है। नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर, नेटवर्थ लेस देन 250 करोड़। और मैंने क्लास में जब आपको AS का एप्लीकेशन, इंड AS का एप्लीकेशन समझाया था, तो आपको साफ साफ बोला था जितनी अनलिस्टेड कंपनीज हैं और जिनकी नेटवर्थ 250 और मोर है, ये भी इंड AS 33 लगाएंगी। और जितनी कंपनीज की नेटवर्थ लेस देन 250 करोड़ है, ये AS20 लगाएंगी। तो क्या हम AS20 लिस्टेड एंटिटीज के लिए पढ़ रहे हैं? नो। क्या हम AS20 अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर उसके लिए पढ़ रहे हैं? नहीं। हम AS20 किसके लिए पढ़ रहे हैं? सिर्फ उन कंपनीज के लिए जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है। तो सबसे पहली बात तो मैंने ये बताई थी कि AS20 लगाना किस पे है। तो ये एप्लीकेशन आपको मैंने क्लास में लिखवाया था, ये देखो आप। जितनी भी लिस्टेड एंटिटीज हैं ये इंड AS 33 लगाते हैं। जितनी भी आपकी अनलिस्टेड कंपनीज हैं जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर है, ये भी इंड AS 33 लगाते हैं। जितने अनलिस्टेड कंपनीज हैं जिनकी नेटवर्थ लेस देन 250 करोड़ है, ये AS20 लगाते हैं। तो सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये वाला इंटर में है, बाकी ये दोनों चीजें फाइनल में पढ़ोगे आप। और इंस्टीट्यूट ने आपके न्यू कोर्स के अंदर इंटर सारा AS बेस कर दिया है और फाइनल सारा इंड AS बेस कर दिया है। और जिस बच्चे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं आते, मेरी बात आप नोट कर लो डायरी पे, वो फाइनल में इंड AS को ना तो समझ पाएगा ना पेपर दे पाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मजबूत करना बहुत जरूरी है आपके लिए, नहीं तो फाइनल में फंस जाओगे। इंटर में आप कोई भी स्ट्रेटजी बना के निकल सकते हो, फाइनल से कैसे निकलोगे? फाइनल तो सारे ही नॉलेज बेस्ड है बेटे। तो ये बेटे मैंने आपको एप्लीकेशन के बारे में बताया था। फिर मैंने AS शुरू किया था, मैंने क्लास में AS शुरू किया था। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने शुरू करके दिया था आपको, ऑब्जेक्टिव ऑफ AS20, कि AS20 हम क्यों पढ़े। तो मैंने इसका आपको सिंपल सी एक ही बात बताई थी, कंपैरिजन। AS20 का मेन ऑब्जेक्टिव है
किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को कंपेयर कराना। जब कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिश करती है तो कम से कम 2 साल के करती है। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में क्या कमाया, करंट ईयर में क्या कमाया, उसका कंपैरिजन जब हम दे देते हैं तो शेयर होल्डर को डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाता है कि वो कंपनी के शेयर लेके बना रहे या बेच के निकल जाए। अगर हम किसी नई कंपनी के शेयर भी लेना चाहते हैं तो लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। तो ईपीएस क्या है? 2 फाइनेंशियल ईयर की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन है। पिछले साल कंपनी ने 2 रुपए पर शेयर कमाया, इस साल कंपनी ने 2.5 रुपए पर शेयर कमाया, तो साफ पता लग जाता है कि ईपीएस इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। और अगर ईपीएस डिक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट कम हो रहे हैं। इन्वेस्टर इस हिसाब से अपनी डिसीजन मेकिंग कर लेता है। उसको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो ईपीएस को कंपेयर करना जानता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी भी कंपनी के लिए कंपैरिजन अवेलेबल कराना। एक बात और बताई थी कि ईपीएस कहाँ डिस्क्लोज होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ईपीएस का डिस्क्लोजर ना तो बैलेंस शीट में होता है, ना कैश फ्लो में, ना नोट्स टू अकाउंट्स में। ईपीएस का डिस्क्लोजर ऑन द फेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है। जिस पन्ने पे, फाइनेंशियल रिपोर्ट के जिस पन्ने पे आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस प्रिंट करते हैं, कंपनी अपना स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल शो करती है, तो उसी पन्ने पे बिल्कुल लास्ट में ईपीएस शो करनी होती है। तो पहले कंपनी अपना पी एंड एल बनाती है और पी एंड एल के नीचे दिखाती है कि कितनी ईपीएस है कंपनी की। ये मैंने आपको पूरी बात ऑब्जेक्टिव में समझाई थी। ये देखो आप, कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कंपैरिजन है परफॉर्मेंस का, ताकि 2 फाइनेंशियल ईयर को हम कंपेयर कर सकें। और जो कंपनी का इन्वेस्टर है उसके डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है। जो ईपीएस का प्रेजेंटेशन है ये ऑन द फेस ऑफ पी एंड एल करना होता है आपने। ये आपको लिखवाया था। पहले एप्लीकेशन बताया, फिर ऑब्जेक्टिव बताया, फिर मैं आपको दूसरे कॉन्सेप्ट में लेके आया था, टाइप्स ऑफ ईपीएस। AS20 सारे बच्चों को पता है, पढ़ा तो सबने हुआ है कि 2 तरह की ईपीएस कैलकुलेट करनी होती है। कौन कौन सी? एक तो बेसिक और दूसरी डाइल्यूटेड। बेसिक ईपीएस कौन सी ईपीएस? आज क्या कमा रहे हैं, प्रेजेंट ईपीएस। और डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है? फ्यूचर में क्या कमाएंगे, फ्यूचर ईपीएस। आज क्या कमा रहे हैं और फ्यूचर में क्या कमाएंगे, ये 2 तरह के प्रेजेंटेशन आपको देने होते हैं। तो 2 तरह की ईपीएस हमने क्लास में पढ़ी थी, बेसिक और डाइल्यूटेड। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर 2 हिस्से हैं। पहले हम बेसिक पे डिस्कशन करते हैं, जब बेसिक पे डिस्कशन खत्म हो जाता है फिर हम डाइल्यूटेड पे शुरू कर लेते हैं। तो दोनों के दोनों ईपीएस को हमने डिटेल में स्टडी किया कि बेसिक कैसे निकलता है, डाइल्यूटेड कैसे निकलता है। लेकिन जब मैं आपको टाइप्स ऑफ ईपीएस बता रहा था तो इसके साथ ये बेसिक और डाइल्यूटेड जब मैंने आपको लिखवाया था, इसके साथ 2 बातें और बताई थी आपको मैंने। 2 स्पेशल पॉइंट बताए थे अगर आपको याद हो तो। पहला कि किसी भी कंपनी के लिए बेसिक और डाइल्यूटेड में से सिलेक्शन करने का राइट नहीं है। ये दोनों के दोनों ईपीएस इक्वली प्रोमिनेंट हैं, दोनों की इक्वल प्रोमिनेंस है। मतलब जब डिस्क्लोजर की बात आएगी तो दोनों डिस्क्लोजर में जाएंगे। कोई भी कंपनी ये नहीं कह सकती कि हम बेसिक दिखा देते हैं, डाइल्यूटेड नहीं दिखाते, डाइल्यूटेड दिखा दिया जी बेसिक नहीं दिखाएंगे, नहीं। दोनों के दोनों डिस्क्लोज करने मैंडेटरी हैं और दोनों की इक्वल वेटेज है। आप ये नहीं कह सकते कि एक शो कर देते हैं एक शो नहीं करेंगे, नहीं। सिलेक्शन करने का अधिकार नहीं है, दोनों को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। और एक बात और बताई थी कि इसका जो नाम है AS20 का वो है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाया तभी ईपीएस निकलेगी। अगर कोई कंपनी लॉस कमा रही है, लॉस इनकर कर रही है, या कंपनी का प्रॉफिट 0 है, कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिव है, अर्निंग का लेवल क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, ईपीएस का डिस्क्लोजर जाने जाना है। अगर कोई कंपनी लॉसेस में है तो उसका ईपीएस नेगेटिव में रिपोर्ट हो जाएगा। प्रॉफिट कमा रही है तो ईपीएस पॉजिटिव आएगा, 0 कमा रही है तो 0 आएगा। लेकिन आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। अर्निंग पर शेयर में पढ़ने से ये लगता है कि जब अर्निंग होगी तभी डिस्क्लोजर जाएगा, नहीं। अर्निंग पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकती है, डिस्क्लोजर मैंडेटरी है। कोई भी कंपनी ये कह के नहीं बच सकती कि हम तो लॉस में है, आपका एएस तो ईपीएस कहता है, लॉस पर शेयर कहाँ कहता है। तो आपको सारे ईपीएस दिखाने हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0।
तो ये दो बातें मैंने आपको जो बताई थी, ये मैंने आपको लिखवाई होंगी पक्का। ये देखो, दो बातें लिखवा रखी हैं आपको। पहला कि दोनों के दोनों ईपीएस की इक्वल प्रोमिनेंस है और आप सिलेक्शन नहीं कर सकते ना। फिर आपका जो ईपीएस है, जो लेवल ऑफ प्रॉफिट है, ये कुछ मैटर नहीं करता। आपका लेवल ऑफ प्रॉफिट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। मतलब द डिस्क्लोजर ऑफ ईपीएस इज मैंडेटरी इवन इफ एंटिटी इज इनकरिंग लॉसेस और रिपोर्टिंग नील प्रॉफिट्स बिकॉज द मेन ऑब्जेक्टिव इज द कंपैरिजन। सारे पॉइंट्स आपको लिखवाए हुए हैं बेटे। एप्लीकेशन, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ ईपीएस और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके। अब ये बेसिक बैकग्राउंड बताने के बाद फिर हमने चैप्टर शुरू किया था अपना, और इस चैप्टर में मैंने शुरू किया था एक्सप्लेनेशन ऑन बेसिक ईपीएस। यही शुरू किया था क्लास में। दो ही तरह की ईपीएस है, बेसिक और डाइल्यूटेड। तो पहले हमने बेसिक पे चर्चा की, उसके सारे क्वेश्चन निपटाए। फिर हमने डाइल्यूटेड पे चर्चा की, उसके क्वेश्चन निपटाए। फिर आपको मैंने कुछ मिसलेनियस केसेस बताए थे, फिर ये चैप्टर वाइंड अप किया था। तो मैं अब पहले आपको बेसिक दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। जब बेटे हमने बेसिक ईपीएस शुरू किया था, जब हमने बेसिक ईपीएस शुरू किया था, तो बेसिक ईपीएस के फॉर्मूले की बात हुई थी हमारी। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला था, ये EAE डिवाइडेड बाय WANS। न्यूमरेटर में क्या रखना है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और डिनोमिनेटर में क्या रखना है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो पहले हमने इसकी कैलकुलेशन की बात की, ये हमारा बन गया यूनिट नंबर 1, और फिर हमने इसकी बात की, ये बन गया यूनिट नंबर 2। बेसिक ईपीएस में दो ही तो बातें थी, एक आपको अर्निंग निकालना आना चाहिए, एक वेटेड एवरेज निकालना आना चाहिए, बेसिक ईपीएस आ जाएगी। तो मैंने सबसे पहले आपको यूनिट नंबर 1 डिस्कस करके दिया था, ये देखो। पहले हमने बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला नोट किया, EAE डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। फिर हमने पहला यूनिट स्टार्ट किया था EAE का। EAE कैसे कंप्यूट होता है ये? सबसे पहले हमने लिखा था EBIT, फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये एक तरह से हमने इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दिया। ये कंपनी का इनकम स्टेटमेंट है। पहले हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, ये बच जाता है EBT। फिर टैक्स माइनस कर देते हैं, ये आ जाता है EAT। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देते हैं, ये आ जाता है EAE। प्रॉफिट पे पहला अधिकार फाइनेंसर का है, वो अपना ब्याज ले गया। फिर गवर्नमेंट का है, सरकार टैक्स ले गई। और जो टैक्स की कैलकुलेशन है, ये आपने करनी है एज पर AS 22 टैक्सेस ऑन इनकम। AS 22 करंट टैक्स डेफर टैक्स की बात करता है। करंट टैक्स और डेफर टैक्स को मिला लेते हैं तो आपका टैक्स एक्सपेंस बन जाता है। तो यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस आएगा आपका एज पर AS 22। फाइनेंसर अपना हिस्सा ले गया, सरकार अपना हिस्सा ले गई, ये बच गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस प्रॉफिट पे पहला अधिकार प्रेफरेंस शेयर होल्डर का है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ एक कूपन रेट लगा होता है, उससे प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट करो। अब ये जो प्रॉफिट बचेगा, ये आपका प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर है। इसको बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, ये तो है बच्चों का काम। मैंने इसके साथ आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे बड़े बढ़िया वाले, कि जब भी आप ये इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना। पहला पॉइंट, ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, हमने CDT मतलब DDT इसकी कैलकुलेशन इग्नोर कर दी है। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, या फिर इसका दूसरा नाम है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। पहले कंपनी जब डिविडेंड पे करती थी तो उस पर CDT पे करती थी, लेकिन अब CDT सरकार ने विड्रॉ कर लिया है। तो जब भी कोई कंपनी अब डिविडेंड पे करेगी, उसे कोई टैक्स वैक्स नहीं देना। इसलिए हमने कोई भी CDT या DDT डिस्कस ही नहीं किया, क्योंकि सेक्शन 1150 इनकम टैक्स एक्ट विड्रॉ हो गया आपका। पहले क्या होता था, शेयर होल्डर के हाथ में अर्निंग
टैक्स फ्री होती थी डिविडेंड की और कंपनी टैक्स पे करती थी, डिविडेंड भी देती थी, टैक्स भी देती थी, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स फ्री होता था डिविडेंड। लेकिन अब कंपनी को बोल दिया आपको टैक्स वैक्स नहीं दोगे, शेयर होल्डर को बोल दिया कि आपको इनकम हो रही है आप टैक्स दो। तो मैंने आपको लिखवाया होगा क्लास में, पक्का अभी चेक कराऊंगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड पे कोई भी आपने डिविडेंड टैक्स कंसिडर नहीं करना। तो किसी पुरानी किताब में, किसी पुराने नोट्स में, किसी पुरानी टेस्ट सीरीज में अगर सीडीटी अभी भी दिया हुआ है तो वो अपडेटेड नहीं है आपकी। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी प्रायर पीरियड आइटम्स की बात। पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर आपने इनकम्स या एक्सपेंसेस में कोई गलती कर रखी है, मैं करंट ईयर की बात नहीं कर रहा, इसका पूरा नाम है प्रायर पीरियड, पहले के सालों में, पिछला 1 साल भी हो सकता है, उससे पिछले साल भी हो सकते हैं, आपने कोई इनकम या एक्सपेंस गलत नोट कर दिया, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स बताया हुआ है। सेल की अमाउंट थी 10,000, आपने 1 लाख लिख दी, सेल बढ़ा दी, प्रॉफिट बढ़ गया, ईपीएस बढ़ा दिया, पिछले सालों का। आपने खर्चे कम बुक किए, खर्चे कम बुक करने से प्रॉफिट बढ़ गया, ईपीएस बढ़ गई, पिछले सालों में। पिछले सालों में आपने कोई इनकम या एक्सपेंस गलत रिकॉर्ड कर दिया, ओवर स्टेटमेंट हो, अंडर स्टेटमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिस्टेक होनी चाहिए। अगर पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी इनकम या एक्सपेंस गलत रिकॉर्ड करके आए हो, इसका मतलब पिछले सालों में जो ईपीएस आपने शो किया वो गलत है। और अगर पिछले सालों की ईपीएस आपकी गलत है तो अब बैक डेट रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि एरर्स का रेक्टिफिकेशन होता है प्रोस्पेक्टिवली बेसिस पे। तो आपको करंट ईयर में पता लग गया कि पिछले सालों में गलती हुई है, तो उस मिस्टेक का रेक्टिफिकेशन करंट ईयर में करेंगे। अगर पिछले साल सेल बढ़ा के दिखाई है तो उसको हमें इस साल अंडरस्टेट करना पड़ेगा, मतलब पिछले सालों की गलतियों का भुगतान आपको इस साल करना पड़ेगा। तो आपको रेट्रोस्पेक्टिवली बेसिस पे करेक्शन अलाउड नहीं है, हमेशा प्रोस्पेक्टिवली बेसिस पे। तो पिछले सालों के ईपीएस का जो डिस्क्लोजर होना था वो हो गया, तो मिस्टेक का जो इम्पैक्ट है वो करंट ईयर के पी&एल पे लो। अगर आपने पिछले सालों में रेवेन्यू ज्यादा दिखा दिया तो इस साल कम करो, पिछले सालों के अगर आपने खर्चे कम दिखाए हैं तो इस साल खर्चे बढ़ा के दिखाओ। एरर का रेक्टिफिकेशन करंट ईयर में होगा, और जब करंट ईयर में एरर का रेक्टिफिकेशन करोगे तो उसका इम्पैक्ट करंट ईयर के पी&एल पे आएगा, तो आपकी ईपीएस पे भी इम्पैक्ट आएगा। लेकिन आपने प्रायर पीरियड आइटम्स को इंक्लूड करना है। पिछले सालों की गलतियों को जब हम इस साल करेक्ट करेंगे तो आपने उनको ये बोल के इग्नोर नहीं करना कि ये तो पिछले सालों के, नहीं, इंक्लूड करो उन्हें, और वो आपके प्रॉफिट को भी इफेक्ट करेंगे, आपकी ईपीएस को भी इफेक्ट करेंगे। तो पिछले सालों की ईपीएस आपने चाहे कम दिखाई हो या ज्यादा दिखाई हो, उसको करंट ईयर की ईपीएस पे उसका इम्पैक्ट आपको लाना पड़ेगा। ये बात हमने डिस्कस करी थी। फिर मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है? AS5 सबने पढ़ा हुआ है। अगर कोई भी इनकम या एक्सपेंस आपके नेचर ऑफ बिजनेस के साथ डील नहीं करता, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय अर्थक्वेक, गवर्नमेंट ग्रांट्स, रिफंड ऑफ ग्रांट्स, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं। ये आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में डील नहीं करते। मेरा काम है आपको ट्यूशन पढ़ाना और आपसे ट्यूशन फीस लेना, तो मेरा ये काम है। तो अगर मैं इस बिजनेस से हटके कोई चीज अपने पी&एल में दिखाता हूं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो मैंने आपको AS20 में बताया था कि जितने भी आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, अगर करंट ईयर में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको नजर आता है तो ईपीएस का डिस्क्लोजर 2 बार होगा। आप अपने शेयर होल्डर को बताओ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को इंक्लूड करने के बाद ईपीएस कितनी आ रही है और इनको एक्सक्लूड करने के बाद ईपीएस कितनी आ रही है, ताकि शेयर होल्डर को पता लगे कि बिजनेस की क्या ईपीएस है और टोटल ईपीएस क्या है। जब मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को बाहर निकाल दूंगा तो बिजनेस की ईपीएस आ जाएगी, इनको इंक्लूड कर लूंगा तो टोटल ईपीएस आ जाएगी। तो आपको ईपीएस 2 बार रिपोर्ट करनी है, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये बात हमने डिस्कस करी थी। फिर मैंने आपको प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में बताया था, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की नेचर, याद है ना आपको, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की नेचर क्यूमुलेटिव है, तो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है अगर कंपनी ने 1 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया तो उनका राइट खत्म नहीं हुआ, अगले साल कंपनी को 2 साल का डिविडेंड देना पड़ेगा, दूसरे साल भी नहीं दिया फिर अगले साल 3 सालों का देना पड़ेगा।
धीरे धीरे उनके जो राइट्स हैं इकट्ठे होते जाएंगे, पर आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा। अगर कंपनी बोले जी हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, हम नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, अगले साल दे देना, पर पीछा नहीं छूटेगा आपका। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में आपको बताया था इसमें राइट कैरी नहीं होता। कंपनी के पास प्रॉफिट है तो दे देंगे, नहीं है तो जय श्री राम। अगर आपने किसी साल डिविडेंड नहीं दिया तो अगले साल वो कैरी नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, आपका लैप्स हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन ये ना बताए कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव है, हमेशा क्यूमुलेटिव मान के आना है। तो इसमें ईपीएस पे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अगर मान लो आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्यूमुलेटिव नेचर की है, क्यूमुलेटिव, तो जब भी आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ये प्रेफरेंस डिविडेंड आपने हमेशा पर एनम बेसिस पे लेना है। जिस डिविडेंड से आपका पीछा छूटना ही नहीं है और वो इकट्ठा होता जाएगा, तो उसको अवॉइड करने का या इग्नोर करने की कोई सेंस नहीं बनती। तो आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पे ईएटी, ये चाहे पॉजिटिव है, ये चाहे जीरो है, ये चाहे नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेफरेंस डिविडेंड आप हमेशा माइनस करके चलो। तो आपका जो ईएई है वो हमेशा आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, अगर पीएससी की नेचर क्यूमुलेटिव है तो। आपने प्रॉफिट का लेवल देखना ही नहीं है, आप एक एक साल का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते चलो। लेकिन अगर आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नॉन क्यूमुलेटिव है, नॉन क्यूमुलेटिव, तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोलेगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे तभी माइनस करना है, नहीं तो इग्नोर कर देना। तो क्यूमुलेटिव में क्वेश्चन कभी नहीं बोलेगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड देना है नहीं देना, आप हमेशा माइनस करके चलोगे एनुअल बेसिस पे, क्योंकि पीछा छूटना नहीं है आपका। और नॉन क्यूमुलेटिव का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पढ़ेंगे केयरफुली, उसमें लिखा होगा तो दे देंगे, नहीं तो इग्नोर करेंगे। ये पूरी बात आपको बताई थी। फिर आपको पांचवी बात बताई थी मैंने एप्रोप्रिएशंस की। ये जो ई है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, ये आगे जाके तीन हिस्सों में टूट जाता है। कुछ हिस्सा तो हम रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देते हैं, मान लो जनरल रिजर्व में डाल दिया। कुछ हिस्सा रिटेन अर्निंग्स में पड़ा है, जो प्रॉफिट एंड लॉस बच जाता है उसको रिटेन अर्निंग बोल देते हैं। और कुछ हिस्सा डिविडेंड्स में चला जाता है। तो मैंने आपको क्लास में ये बोला था कि हम AS20 में निकाल रहे हैं अर्निंग पर शेयर, और अर्निंग पर शेयर का मतलब है EAE डिवाइडेड बाय WANS। तो आपने कोई भी ट्रांसफर टू रिजर्व, कोई भी रिटेन अर्निंग और कोई भी इक्विटी डिविडेंड, कोई भी इक्विटी डिविडेंड, इसको कभी भी काउंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये अर्निंग अवेलेबल के टुकड़े हैं। पहले आप कमाते हो, फिर आप उसे स्प्लिट करते हो कि चलो कुछ रिजर्व्स में डाल दिया, कुछ बचा लिया, कुछ डिविडेंड में बांट दिया। नहीं, हम AS20 में निकाल रहे हैं EPS, और EPS निकलती है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर के बेसिस पे। आपने कितना GR में ट्रांसफर किया, कितना बचा लिया, कितना इक्विटी डिविडेंड बांट दिया, ये बाद की बातें हैं। आपका कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म। आपने EAE के आगे जाना ही नहीं, आपने कभी सोचना ही नहीं कि इस अर्निंग के कितने टुकड़े बने और कौन सा टुकड़ा कहाँ गया। तो अगर किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको ट्रांसफर टू GR देगा, इग्नोर कर देना। आपको कोई इक्विटी डिविडेंड देगा, इग्नोर कर देना, क्योंकि ये आगे की बातें हैं, हमें लेनी नहीं है। हमें तो EAE पे ही रुक जाना है। अब उसका आगे कंपनी ने क्या किया हमें कोई लेना देना नहीं, बस हमें शो करना है कि पर शेयर क्या कमाया कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, बस इतने कॉन्सेप्ट है। ये सारे एडजस्टमेंट मैंने आपको क्लास में 1 बाय 1 बताए थे। ये देखो, पहले मैंने आपको स्टेटमेंट बना के दिखाई। ये हमारा यूनिट नंबर 1 है, मैंने आपको EAE बताया। ये एक इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है। पहले EBIT, फिर ब्याज, फिर EBT आ गया, फिर टैक्स एज पर AS22, फिर आपका प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया, और फिर मैंने आपको एक स्पेशल नोट लिखवाया स्टार लगा के कि आपने कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काउंट नहीं करना, क्योंकि अब ये रेलिवेंट नहीं है, ये विड्रॉ हो गए। अगर किसी पुरानी किताब में कोई टैक्स नजर आ जाए तो मान लेना वो अपडेटेड नहीं है। फिर मैंने आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स बताए। ये एडिशनल पॉइंट्स किस चीज के थे? अर्निंग से रिलेटेड थे। पहला पॉइंट, प्रायर पीरियड आइटम्स, आपने हमेशा इनको इंक्लूड करना है। पिछले सालों की गलतियों को करंट ईयर में रेक्टिफाई करना है और इंक्लूड करना है। ये देखो आप, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ AS20 कंपनी शुड कंसिडर PPIs।
कंपनी को कंसिडर करना चाहिए वाइल कंप्यूटिंग EAE फॉर द करंट ईयर। क्यों? क्योंकि बैक डेट एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है, पिछले सालों में जो होना था वो हो गया। फिर मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, EPS 2 बार निकलेगी, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फिर मैंने आपको बताया था प्रेफरेंस डिविडेंड क्यूमुलेटिव नेचर का। ये सब चीजें देखो आपकी कॉपी पे लिखी हुई हैं। कंपनी शुड प्रोवाइड फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव PSE एनुअल बेसिस। प्रॉफिट पॉजिटिव है, जीरो है, नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो आप तभी प्रेफरेंस डिविडेंड काउंट करोगे जब कंपनी प्रॉफिट्स में होगी। कंपनी के पास प्रॉफिट्स होंगे तो कंपनी पक्का अनाउंस करेगी, तो माइनस कर लेंगे। क्यूमुलेटिव में प्रॉफिट नहीं देखना, हमेशा माइनस करना है एक एक साल का डिविडेंड। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा आप मान के चलो कि क्यूमुलेटिव नेचर की आपकी प्रेफरेंशियल कैपिटल है। फिर मैंने आपको एप्रोप्रिएशंस के बारे में बताया था कि आपने ट्रांसफर टू रिजर्व हो, डिविडेंड हो, कभी नहीं देखना आपने। EAE should be taken before appropriations, before appropriations, आफ्टर एप्रोप्रिएशन नहीं, बिफोर एप्रोप्रिएशन। आपने उस अर्निंग का क्या किया हमें देला फर्क नहीं पड़ता, आपने EAE पे रुक जाना है बस। तो बन गया ना बिफोर एप्रोप्रिएशन। ट्रांसफर टू रिजर्व इग्नोर कर दो, इक्विटी डिविडेंड इग्नोर कर दो, रिटेन्ड अर्निंग्स इग्नोर कर दो, बस आप EAE पे रुक जाओ। हमें क्या मतलब कंपनी ने इस अर्निंग के कितने टुकड़े बनाए, हमारा कोई लेने देना नहीं। ये पूरी बात मैंने आपको अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर की बताई थी। फिर आ गया बेटे यूनिट नंबर 2, और इसमें था मीनिंग ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। पार्ट 2 का मतलब है लेक्चर नंबर 2। एक लेक्चर का रिवीजन हो गया आपका, बस एक लेक्चर में इतनी बात ही बताई थी। फिर हम लेक्चर नंबर 2 में आ गए थे और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर की बात हमने शुरू की थी। EPS में, बेसिक EPS में दो ही तो चीजें हैं, न्यूमरेटर में है अर्निंग और डिनोमिनेटर में है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर क्या है? कंपनी के पास मान लेते हैं एक चार को 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक। कंपनी ने 1 अक्टूबर को न्यू इश्यू किया 10,000 शेयर्स का। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर ये बात कहते हैं कि आपने सिंपली टोटल नहीं लगाना कि 10,000 पुराने शेयर हैं, 10,000 नए हैं, तो कंपनी के पास टोटल 20,000 शेयर हैं। तो आपने EPS निकालते वक्त सिंपल शेयर्स नहीं लेने, आपने लेने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो उसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाइड बाय पीरियड ऑफ आउटस्टैंडिंग। आपको टाइम फैक्टर भी कंसिडर करना है। मतलब कंपनी साफ साफ ये बोलेगी कि 1/4 से लेके 30 सितंबर तक हमारे पास 10,000 शेयर थे और 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक हमारे पास 20,000 हो गए, क्योंकि हमने न्यू इश्यू कर दिए थे। तो 10 पुराने थे और 10 नए थे। तो इस पे टाइम फैक्टर लगेगा 6/12, इस पे भी टाइम फैक्टर 6/12, ये बनेगा 5,000, ये बनेगा 10,000, तो वेटेड एवरेज आएगी 15,000। तो सिंपल नंबर ऑफ शेयर 20,000 है, लेकिन टाइम फैक्टर लगा के 15,000 ही बनते हैं। तो EPS की कैलकुलेशन में आपने हमेशा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर लेने हैं, टाइम फैक्टर को आपने इग्नोर नहीं करना। अगर आप टाइम फैक्टर को इग्नोर करते हैं तो आपको 20,000 शेयर नजर आएंगे, टाइम फैक्टर लगाएंगे तो आपको 15,000 नजर आएंगे। और मैंने इसका रीजन भी बताया था कि अगर आपने 1 अक्टूबर में शेयर इशू किए तो इनका पैसा आपने 6 महीने यूज किया है, तो इनका पैसा अगर 6 महीने यूज किया तो कंपनी ने प्रॉफिट भी 6 महीने कमाए होंगे इनके पैसे से। तो टाइम फैक्टर आपका इन्वेस्टमेंट के लिए इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब कंपनी का इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ता है तो कंपनी का प्रॉफिट उसी हिसाब से बढ़ता है। तो 6 महीने हमारे पास कैपिटल कम है, 6 महीने कैपिटल ज्यादा है, टाइम फैक्टर आप लगा के चलो। फिर आपको एक बात और बताई थी मैंने, इसके दो अल्टरनेटिव होते हैं, वेटेड एवरेज निकालने के दो अल्टरनेटिव होते हैं। पहला, ये जो मैंने निकाला है इसको बोलते हैं डेट वाइज। मैं इसी को प्रेफर करता हूं हमेशा, डेट वाइज। किस पीरियड में कितने शेयर हैं बस उतना टाइम फैक्टर लगा दो। एक इसका सेकंड अल्टरनेटिव था, इसको हम बोलते हैं
क्लास वाइज। क्लास वाइज का मतलब समझते हो, जो ओपनिंग बैलेंस है इसको अलग समझो और जो न्यू इश्यू है इसको अलग समझो। ओपनिंग बैलेंस 12/12 और न्यू इश्यू 6/12। ओपनिंग बैलेंस में जो शेयर थे वो पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे और जो न्यू इश्यू वाले हैं वो हाफ ईयर आउटस्टैंडिंग रहे। आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, आंसर सेम आएगा। जब हम यहां पे बात करते हैं डेट वाइज, तो पीरियड नजर आता है कि इस तारीख से इस तारीख तक इतने शेयर थे, इस तारीख से इतने तारीख तक ये शेयर थे, तो हम चलते हैं डेट वाइज। और इसमें क्या है, इसमें चलते हैं क्लास वाइज कि ओपनिंग बैलेंस पे क्या टाइम फैक्टर है, न्यू इश्यू पे क्या टाइम, इंडिविजुअल मान के अलग अलग टाइम फैक्टर लगाते हैं। स्टार्टिंग में आपको ये आसान लगता है, लेकिन बाद में ये मुश्किल हो जाता है और ये आसान लगता है फिर आपको। तो मैंने क्लास में आपको सिफारिश की थी कि टाइम बेसिस पे कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़िया है, तो मैं डेट वाइज करूंगा सारे क्वेश्चन। ये देखो आप, शेयर्स आउटस्टैंडिंग और पीरियड ऑफ आउटस्टैंडिंग, ये इसका फॉर्मूला है। फिर मैंने आपको एग्जांपल कराया था, ये देखो 1/4 को जी हमारे पास 10,000 शेयर हैं, फिर 1 अक्टूबर को जी हमारे पास 5,000 शेयर हैं। पहला ऑल्टरनेटिव शेयर वाइज कैलकुलेशन, शेयर वाइज का मतलब इस पे लगा देंगे 12/12 और इस पे लगा देंगे 6/12, तो ये आ जाएगा 10,000 और ये आ जाएगा 2500, तो एवरेज आ जाएगी 12,500। दूसरा है डेट वाइज, डेट वाइज क्या कहता है, 1/4 से 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, ये 10,000 है, ये 15,000 हो जाएंगे, 6/12, 6/12। आंसर सेम आना है, वही 12,500। ये 5,000 बन जाएगा, ये 7,500 बन जाएगा, ये 12,500। आंसर सेम आना है, जैसे मर्जी कर लो, पर हम डेट वाइज को प्रेफर करते हैं। इसको बोलते हैं शेयर वाइज, इसको बोलते हैं डेट वाइज, जैसे मर्जी कर लो। फिर मैंने क्लास में वेटेड एवरेज का फॉर्मूला समझाने के बाद आपको एक बात बताई थी कि इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर कुछ पढ़ने लायक है तो वो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर के एडजस्टमेंट है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तो एक ही बार डिस्कस होता है, लेकिन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर बार बार डिस्कस होता है, क्योंकि जब भी कंपनी अपने नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में कोई एक्शन लेगी तो वेटेड एवरेज के ऊपर प्रभाव आएगा। क्यों? कंपनी न्यू इश्यू करेगी, नंबर ऑफ शेयर चेंज होंगे, कंपनी बायबैक करेगी, नंबर ऑफ शेयर चेंज होंगे, कंपनी की फेस वैल्यू डिफरेंट होगी शेयर्स की तो वेटेड एवरेज पे फर्क पड़ेगा, डिफरेंट पेड अप वैल्यू होगी तो फर्क पड़ेगा, बोनस शेयर इशू करेगी तो, राइट शेयर इशू करेगी तो, एमेलगामेशन में शेयर इशू करेगी तो। मतलब इस पूरे चैप्टर के अंदर कुछ पढ़ने लायक था तो वो था वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर की एडजस्टमेंट। तो मैंने एक एक करके सारे केसेस को सॉर्ट आउट किया था कि वेटेड एवरेज में कैसे काउंट करेंगे। तो मैंने सबसे पहला केस एडजस्टमेंट नंबर 1 बायबैक का समझाया था आपको। नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे तो एवरेज बढ़ जाती है, बायबैक करेंगे तो कम हो जाती है। सिंपल केस था। मेरे पास 1/4 को 10,000 शेयर्स थे, फिर मैंने 1 अक्टूबर को 10,000 न्यू इशू कर दिए और 1 जनवरी को मैंने 5,000 शेयर्स का बायबैक कर लिया। तो बायबैक करेंगे तो आपको माइनस करके चलना है। डेट वाइज चलेंगे, डेट वाइज चलेंगे। सारे एग्जाम्पल में मेरी अजम्पशन है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को एंड होता है। तो 10,000 शेयर है मेरे पास, फिर मेरे पास 20 हो गए, 5 का बायबैक है तो ये 15 हो गए। न्यू इश्यू प्लस करना है, बायबैक माइनस करना है, और तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। इस पे लगा दूंगा 6/12, इस पे लगा दूंगा 3/12, इस पे लगा दूंगा 3/12। ये 5,000 है, ये भी 5,000 है, ये 3750 है। वेटेड एवरेज 13,750। कैलकुलेशन एरर हो तो ठीक कर लेना, मेरा मुद्दा तो समझाने का ही है। तो न्यू इश्यू प्लस हो जाती है और बायबैक माइनस हो जाती है। 10 और 10 20 हो गए, 20 में से 5 माइनस हो गए तो 15 रह गए। इशू करते जाएंगे प्लस होता जाएगा, बायबैक करते जाएंगे माइनस होता जाएगा। ये कोई बताने वाली बात है बेटे? तो बायबैक से आपकी वेटेड एवरेज कम हो जाती है। ये देखो,
As per the provisions of AS20, weighted average number of shares shall be reduced due to buyback of shares. But formula to calculate WNS will remain same as we discussed in above. फॉर्मूला वही है, बस आपके नंबर ऑफ शेयर कम कर दो. और फिर मैंने आपको क्वेश्चंस करा रखे हैं. ये क्वेश्चन नंबर 1 कराया क्लास बुक से, 2 कराया, फिर मैं आपको लेके आ गया एडजस्टमेंट नंबर 2 डिफरेंट फेस वैल्यूज में. डिफरेंट फेस वैल्यूज, कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं, 10 ईच के. कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं 5 ईच के. इस केस को हमने क्या बोला था? हमने इसको बोला था डिफरेंट फेस वैल्यू. तो अब इसमें ईपीएस कैसे निकालेंगे? ईपीएस तो दूर की बात है, पहले वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालने बताए थे मैंने आपको. और उसका क्या तरीका था? जब भी आपको फेस वैल्यू डिफरेंट नजर आएगी तो आपको पहला स्टेप सारे शेयर को सिंगल फेस वैल्यू में कन्वर्ट करना है. या तो सारे शेयर 10 रुपए के बना लो या सारे शेयर 5 रुपए के बना लो. अगर आप सारे शेयर 10 रुपए के बनाते हो तो 10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10, 10,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 15,000 हो जाएंगे. अगर आप सारे शेयर को 5 रुपए का बनाते हो तो 10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5, 10,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 30,000 हो जाएंगे. अगर आप सारे शेयर को 10 रुपए के बेस में कन्वर्ट करते हो तो 15,000 है. सारे शेयर को 5 में कन्वर्ट कर लेते हो तो 30,000 है. पहले शेयर्स को सिंगल फेस वैल्यू के हिसाब से कन्वर्ट करो, सारे शेयर का सिंगल बेस बनाओ. 10 रुपए वाले शेयर 15 है तो 5 रुपए वाले 30 हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाद में रिकन्वर्ट हो जाता है सब कुछ. आप चाहे 10 में कन्वर्ट कर लो चाहे 5 में कन्वर्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फेस वैल्यू आप ले सकते हैं. तो पहला स्टेप क्या था? सारे शेयर को सिंगल फेस वैल्यू में कन्वर्ट कर लो. दूसरा स्टेप, अब इनकी आप वेटेड एवरेज निकालो. वेटेड एवरेज ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंस में है, ये मैंने न्यू इश्यू किए थे, ये मान लेते हैं. मान लो मैंने ये 10 रुपए वाला बेस उठा लिया आपका. कौन सा बेस? 10 रुपए वाला बेस मैंने उठा लिया. तो मैं 1/4 से 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, तो मैं बोलूँगा जी मेरे पास 10,000 शेयर थे 10 रुपए वाले, लेकिन फिर ये 15,000 हो गए. क्यों? इनको मैंने 5 में कन्वर्ट कर लिया. टाइम फैक्टर लगा रहा हूँ, 6/12, 6/12, ये आ जाएंगे 5,000, ये आ जाएंगे 7,500, ये आ जाएंगे 12,500. पहला स्टेप, सारे शेयर्स को सिंगल फेस वैल्यू में कन्वर्ट कर लो. दूसरा स्टेप, वेटेड एवरेज निकाल लो. तो ये वेटेड एवरेज आ गई 12,500. तो ये जो 12,500 है ये सारे के सारे इक्वल शेयर हैं, ये सारे 10 रुपए वाले हैं. फिर तीसरा स्टेप, ईपीएस निकाल लो, ई डिवाइडेड बाय 12,500, तो ये आपकी ईपीएस आ गई इक्वल. और ये ईपीएस जो आपने निकाली है ये 10 रुपीज के शेयर के लिए है. और फिर आखिरी स्टेप था रिकन्वर्जन. रिकन्वर्जन में क्या था कि अगर ये ईपीएस 10 रुपए के लिए है तो 10 रुपए के लिए कितनी, अगर ये ईपीएस 10 रुपए के लिए तो 5 रुपए के लिए कितनी. फिर इसको हम फेस वैल्यू के हिसाब से रिकन्वर्ट कर देंगे. अगर ये ईपीएस 5 रुपए के लिए निकाली होती हमने तो ये 5 रुपए के लिए है जी, 10 रुपए के लिए कितनी, रिकन्वर्ट कर देते हैं. 4 स्टेप्स होते हैं. पहले सारे शेयर को इक्वल कर लो, फिर उनकी वेटेड एवरेज निकाल लो, फिर इक्वल ईपीएस निकाल लो और फिर उस ईपीएस को रिकन्वर्ट कर लो क्लास वाइज. क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्लास में बताया था AS20 ये बात कहता है कि अगर किसी कंपनी के पास डिफरेंट फेस वैल्यूज हैं तो वो डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स हैं और क्लास वाइज ईपीएस दिखाना जरूरी है. 10 रुपीज के क्लास के लिए ये ईपीएस है, 5 रुपीज के क्लास के लिए ये ईपीएस है. जितने भी नंबर ऑफ क्लासेस होंगे क्लास वाइज ईपीएस की रिपोर्टिंग जाएगी और ये मैंडेटरी है. ये देखो आप, डिफरेंट फेस वैल्यूज, सिमिलर डिविडेंड राइट्स, डिफरेंट डिविडेंड राइट्स, ये मैं आपको अभी बताता हूँ, आपको रिवाइज कराता हूँ अभी.
पहले आप एक बार 4 स्टेप्स अपने रिवाइज कर लो। ये देखो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप, कंपनी को सारे शेयर्स को एक सिंगल फेस वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहिए। फिर कंपनी को वेटेड एवरेज निकालनी चाहिए। फिर कंपनी को ईपीएस निकालनी चाहिए इक्वल फॉर ऑल। फिर कंपनी को रिकन्वर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि क्लास वाइज ईपीएस का डिस्क्लोजर जरूरी है। 4 स्टेप्स होते हैं अपने। अब ये डिविडेंड राइट्स का क्या पंगा है, ये भी मैंने क्लास में आपको समझाया था। मान लो 10,000 शेयर्स हैं 10 रुपीज वाले, 10,000 शेयर्स हैं 5 रुपीज वाले, और 10,000 शेयर्स हैं 1 रुपी वाले। तो ये मेरे पास क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी है। और आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये प्रावधान कर रखा है कि जो क्लास ए है इनको हम एक्स्ट्रा डिविडेंड देंगे 1%। 1% ऑन एंड अबव अदर्स। मान लो मैं इनके लिए 10% डिविडेंड अनाउंस करता हूं, इनके लिए 10% डिविडेंड अनाउंस करता हूं, तो इनको 11 मिलेगा, 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। जब किसी क्लास को आप एक्स्ट्रा डिविडेंड राइट्स देते हैं तो वो बन जाता है डिफरेंट डिविडेंड राइट्स। ऐसा हो सकता है कि आप किसी क्लास को एक्स्ट्रा मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है क्लास में, तो डिफरेंट फेस वैल्यूज भी हैं और ऊपर से डिफरेंट डिविडेंड राइट्स भी हैं। तो मैंने आपको बताया था इस केस में 4 की जगह 5 स्टेप हो जाते हैं। 5वां स्टेप क्या है, आप पहले ईए लेंगे, इसमें से एक्स्ट्रा डिविडेंड माइनस कर देंगे। मान लो क्लास ए को 1% आपने एक्स्ट्रा देना है, तो डिविडेंड का रेट लगता है किस पे, कैपिटल पे। तो जो क्लास ए है आप इनकी इक्विटी शेयर कैपिटल लें, इस पे 1% लगाएं, तो इनका एक्स्ट्रा डिविडेंड आएगा, इसको बाहर कर दें, तो ये आपकी नॉर्मल ईए आ जाएगी। ये सब में बराबर बांट सकते हो आप। तो आपने अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर में से पहले एक्स्ट्रा डिविडेंड को बाहर करना है, तो ये आपका एक तरह से इक्वल अर्निंग आ जाएगी। इसको हम सब में बांट सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा वाला साइड में कर दिया आपने। फिर अगला स्टेप क्या है, ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा, सारे शेयर्स को सिंगल फेस वैल्यू में ले आओ। सारे शेयर को 10 का बना लो, सबको 5 का बना लो, सबको 1 का बना लो, आपकी चॉइस है। तीसरा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालो। यहाँ पे इक्वल शेयर निकालेंगे, फिर वेटेड एवरेज निकालेंगे, फिर हम इक्वल ईपीएस निकालेंगे, फिर हम इसको रिकन्वर्ट करेंगे। सारा स्टेप सेम है। जब आपकी ईपीएस रिकन्वर्ट हो जाए, ये 10 के लिए, ये 5 के लिए, 1 के लिए, तब हम उसमें क्या करेंगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इनके लिए ईपीएस लिखेंगे नॉर्मल, और फिर एक्स्ट्रा वाली बाद में जोड़ देंगे इसके अंदर। जिस क्लास को आपने एक्स्ट्रा डिविडेंड देना है उस एक्स्ट्रा डिविडेंड पर शेयर को बाद में ऐड कर लेना। पहले आपने अर्निंग में से एक्स्ट्रा बाहर करना है, आपकी नॉर्मल अर्निंग बच गई है। आगे का प्रोसेस वही है जो हमने पहले पढ़ा था, शेयर इक्वल कर लो, ईपीएस इक्वल कर लो, रिकन्वर्ट कर लो, और फिर एक्स्ट्रा वाली पर शेयर बना के ऐड कर दो। ये पूरा प्रोसेस आपको यहां समझाया था मैंने। ये देखो आप, ये तो क्या एग्जाम्पल वैम्पल हो गए, ये सब आपको क्लास में पढ़ाया हुआ बेटे। मैं कोई भी बात नहीं कर ही नहीं रहा आपके साथ, सब आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। ये देखो, ये आपके डिफरेंट डिविडेंड राइट्स हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले आप इक्वल ईए निकालो विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। टोटल ईए लो, उसमें से एक्स्ट्रा डिविडेंड माइनस कर दो जो क्वेश्चन में गिवन है, ये आपकी नॉर्मल ईए आ जाती है। फिर वही प्रोसेस चालू हो गया, सारे शेयर को इक्वल कर लो, वेटेड एवरेज निकाल लो, फिर बेसिक ईपीएस नॉर्मल निकाल लो, फिर रिकन्वर्ट कर लो बेसिक ईपीएस को, और लास्ट में एक्स्ट्रा डिविडेंड पर शेयर को ऐड कर दो नॉर्मल ईपीएस में टू फाइंड आउट टोटल ईपीएस। तो एक्स्ट्रा जुड़ेगा किसमें, जिसके लिए था, क्लास ए, क्लास बी, क्वेश्चन बता देगा आपको। ये पूरा प्रोसेस आपको मैंने समझाया था डिफरेंट फेस वैल्यूज में। फिर मैं आ गया था तीसरे एडजस्टमेंट में। ये देखो किया हुआ है, देखो क्वेश्चन दिखाता हूं आपको।
ये कोई क्वेश्चन हमने क्लास में कर रखा है, कौन सा क्वेश्चन है ये? अच्छा, एग्जाम्पल करा रखा है मैंने, एग्जाम्पल चेक कराता हूँ। मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है जी 10,000 शेयर्स का, 50 रुपये एक, फिर 20,000 है, 20 रुपये का एक, तो डिफरेंट फेस वैल्यू का केस हो गया। फिर मेरे पास अर्निंग है कितनी, 40 लाख की है, ठीक है। एक्स्ट्रा डिविडेंड देना है 5% अबव नॉर्मल डिविडेंड 50 रुपीज़ वाले शेयर्स को, इनको देना है। तो कोई बात नहीं, पहले हम 40 लाख लेंगे, माइनस करेंगे एक्स्ट्रा, तो 10,000 इंटू 50 कितने रुपए के शेयर्स बनते हैं? 10,000 इंटू 50 ये बनते हैं 5 लाख के। इसका 5% बताओ, 25,000 रुपये। 5 लाख का 5% डिविडेंड देते ही कैपिटल पे है, 25,000 एक्स्ट्रा हो गया, तो ये डिविडेंड आपका नॉर्मल बटेगा। अब आपको क्या करना है, सारे शेयर को इक्वल कर लेना है, 50/50, 20/50, तो ये तो 10,000 ही रहेंगे। ये कितने, ये 20,000 है ना, हाँ 20,000 है। ये आ जाएंगे 8,000, तो टोटल हो गए 18,000। इसको डिवाइड कर देंगे 18,000 से, तो 220 रुपये 83 पैसे। ये EPS 50 रुपये के लिए है, इसको रिकन्वर्ट करेंगे आगे। ये देखो ना प्रोसेस, ये कोई बताने वाली बात ही नहीं है बेटे, सब करवाया हुआ है आपको। ये रहा, ये रहा, ये नॉर्मली ये आ गई, सारे शेयर को इक्वल कर लिया, 18,000 शेयर आ गए, सबको 50 रुपये के बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। और मैंने क्लास में आपको बोला भी था कि हायर फेस वैल्यू को ले लिया करो, हायर फेस वैल्यू को, लोअर वाले को लोगे नंबर ऑफ शेयर बढ़ते हुए नजर आएंगे, कैलकुलेशन एरर हो सकती है। तो हायर बेस को लोगे नंबर ऑफ शेयर कम निकलेंगे, कैलकुलेशन एरर होने के चांस कम होते हैं। ये देखो आगे, ये हमारी इक्वल EPS आ गई, फिर इसको रिकन्वर्ट किया होगा हमने, ये 50 की है और ये 20 रुपए वाली है। कि अगर ये 50 की है तो 20 के कितने, और एक्स्ट्रा वाला ऐड कर दिया इसके अंदर। अगर 25,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिविडेंड है, नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, तो 2.5 रुपये पर शेयर एक्स्ट्रा डिविडेंड हो गया। तो ये नॉर्मल पूरा प्रोसेस आपको करवाया हुआ बेटे, पहले एग्जाम्पल कराया, फिर आपको क्वेश्चन कराया। पहले क्लास में मैं कॉन्सेप्ट लिखवाता हूँ, फिर एग्जाम्पल कराता हूँ, फिर क्वेश्चन कराता हूँ, और अगर फिर भी बच्चे को कोई कमी रह जाती है, सर मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। हमने बेसिक EPS शुरू किया था, उसमें मैंने आपको पहले EAE समझाया, फिर आपको मैंने वेटेड एवरेज कराया, वेटेड एवरेज में एडजस्टमेंट शुरू किए, बायबैक से आपको एवरेज कम करनी है, डिफरेंट फेस वैल्यू का प्रोसेस आपको फॉलो करना है। डिफरेंट फेस वैल्यू के साथ अगर डिफरेंट डिविडेंड राइट्स है तो अर्निंग को भी ठीक करना पड़ेगा आपको। ये पूरी बात समझाई, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई, तो ये लेक्चर नंबर 3 आ गया हमारा। क्लास शुरू करते ही आपको पहले क्वेश्चन रिवाइज कराया, क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5 कराया आपको, फिर क्वेश्चन नंबर 6 कराया। देखो आप सारी कैलकुलेशन कराई हुई है आपको। फिर हम आगे तीसरे एडजस्टमेंट में, ये था हमारा डिफरेंट पेड अप वैल्यूज। 10,000 शेयर्स 10 ईच, 10,000 शेयर्स 10 ईच 5 पेड अप। ये डिफरेंट फेस वैल्यूज नहीं है, ये डिफरेंट पेड अप वैल्यूज है। आपका शेयर पार्टली पेड अप चल रहा है, तो पार्टली पेड अप शेयर का कॉन्सेप्ट जहां भी आएगा वहां पे डिफरेंट पेड अप वैल्यूज नजर आएंगे आपको। तो मैंने आपको इसमें एक बात समझाई थी कि 10,000 शेयर्स 10/10, 10,000 शेयर्स इंटू 5/10, ये तो 10,000 ही रहेंगे, ये 5,000 हो जाएंगे, ये टोटल 15,000 हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं हमने पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप बना दिया। अगर 10,000 शेयर्स हाफ पेड अप हैं तो EPS निकालने के लिए आपको पार्टली पेड अप को इक्वल टू फुली पेड अप करके वर्किंग बनानी पड़ेगी। डिफरेंट फेस वैल्यूज हो तो फेस वैल्यू इक्वल करनी पड़ती है, और अगर डिफरेंट पेड अप वैल्यूज हो
तो पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ता है। पार्टली पेड अप 10,000 होंगे, लेकिन ये इक्वली फुली पेड अप 5,000 है। नहीं समझे? 10,000 शेयर्स हैं, 5 रुपए हो या 5,000 शेयर्स हो, 10 रुपए हो, अमाउंट तो सेम ही आएगी। तो फुली पेड अप क्यों करते हैं? ताकि नंबर ऑफ शेयर आपको इक्वल पता लग जाए और डिनोमिनेटर में आप सारे शेयर बराबर रख सको। तो पार्टली पेड अप शेयर्स में पहला स्टेप, सारे शेयर को फुली पेड अप बना लो। प्रोसेस देखने में वही लगता है कि यार चल तो वही रहा है जो सर ने फेस वैल्यू में कराया था, लेकिन कॉन्सेप्ट में फर्क है। हम सारे पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा स्टेप, फिर हम इनकी वेटेड एवरेज निकालेंगे। चलो यहां तो टाइम फैक्टर नजर नहीं आ रहा, अगर मैं डेट लिख दूं तो फिर टाइम फैक्टर भी लगेगा। फिर हम टाइम फैक्टर में क्या बोलेंगे? 10,000 शेयर्स हैं जी, ये तो 6/12 है, फिर 15 हो गए, फिर उस पर 6/12 करेंगे। पहला स्टेप, पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप में कन्वर्ट करो। दूसरा स्टेप, फुली पेड अप शेयर्स की वेटेड एवरेज निकालो। और तीसरा स्टेप, फिर ईपीएस निकालो। चौथा स्टेप है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर है ही नहीं, तो आपको रिकन्वर्जन नहीं करना। डिफरेंट फेस वैल्यू के केस में रिकन्वर्जन ईपीएस का करना मैंडेटरी है, क्योंकि क्लास वाइज रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है। यहाँ पे कोई डिफरेंट क्लास ही नहीं है, यहाँ तो डिफरेंट पेड अप वैल्यूज है। कंपनी फाइनल कॉल करेगी, शेयर फुली पेड अप हो जाएंगे, एक ही क्लास के शेयर नजर आएंगे, तो डिफरेंट क्लास है ही नहीं, रिकन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको मैंने क्लास में बताया था कि जहां जहां पार्टली पेड अप शेयर्स होंगे वहां रिकन्वर्जन नहीं होगा। बस सिर्फ आपको ईपीएस पे कहानी छोड़ के आ जानी है। ये देखो आप, इफ एन एंटिटी हैज डिफरेंट पेड अप वैल्यूज देन द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी अप्लाइड। पहला स्टेप, जितने भी पार्टली पेड अप शेयर्स हैं इनको फुली पेड अप में कन्वर्ट कर लो फॉर द पर्पज ऑफ ईपीएस। दूसरा, आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकाल लो। तीसरा, ईपीएस निकाल लो बस। और जो ईपीएस की रिपोर्टिंग है उसको कर दो, रिकन्वर्जन की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंट क्लास ही नहीं है, डिफरेंट पेड अप का केस बनता है। There will be no need of reconversion of basic EPS because AS20 requires class-wise disclosure of EPS, but there is no requirement to disclose EPS for each paid-up value. Paid-up wise disclosure नहीं जाता, class-wise disclosure जाता है। तो बस आप EPS पे वर्किंग छोड़ के आ जाना, ये आपको वर्किंग बताई। न्यू इश्यू है तो ऐड कर लो, बाय बैक है तो माइनस कर लो, डिफरेंट फेस वैल्यू है तो क्लास वाइज दिखा दो, और डिफरेंट पेड अप वैल्यूज हैं तो पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बना के डिस्क्लोजर में डाल दो। ये सारे स्टेप्स विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको कराए हुए बेटे। ये देखो क्वेश्चन, देखो आप, 1/4 को 10,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, फुली पेड अप है। 1 अक्टूबर को 10,000 शेयर इशू किए हैं हमने, 5 रुपए पेड अप है, तो कोई बात नहीं। तो पहले हम इनको फुली पेड अप में कन्वर्ट करते हैं। 10 वाला तो 10 में रहेगा, लेकिन 5 वाले को जब 10 का बनाओगे तो आधे रह जाएंगे। फिर टाइम फैक्टर निकाल के वेटेड एवरेज निकाल दी, फिर ईपीएस निकाल दी, और क्वेश्चन खत्म हो गया। सिंपल प्रोसेस, कॉपी खोलो और एग्जांपल चेक करो। सब कुछ पढ़ाया हुआ बेटे, मैं कुछ बता ही नहीं सकता आपको। क्वेश्चन नंबर 7 कराया, फिर क्वेश्चन नंबर 8 कराया, फिर क्वेश्चन नंबर 9 कराया, फिर लेक्चर नंबर 4 पे आ गए, और लेक्चर नंबर 4 में आते ही एडजस्टमेंट नंबर 4 शुरू किया मैंने, बोनस शेयर का। इसमें 2 बातें बताई थी। अगर कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो बोनस शेयर की डेट को काउंट नहीं करना, बोनस शेयर की वेटेड एवरेज नहीं निकलती। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है ये, प्लस बोनस शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालने के बाद बोनस शेयर सीधा प्लस होते हैं। आपने कोई न्यू इशू किया, आपने कोई बायबैक किया, उसकी वेटेड एवरेज निकाल लो, और जब आपकी वेटेड एवरेज निकल जाए तो बोनस शेयर को सीधा लाके ऐड कर देना। और मैंने इसका रीजन बताया था कि जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो रिजर्व एंड सरप्लस में से करती है,
बोनस इशू करने से कोई कैश नहीं आया, ना कंपनी को कैश मिला, ना कंपनी ने उसको यूज़ किया, ना उसका कोई प्रॉफिट से लिंक हुआ, ये तो नॉन कैश इशू होता है। इसका दूसरा नाम होता है रिजर्व्स का कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स बोलते हैं बोनस शेयर्स को। तो अगर कोई कंपनी बोनस शेयर अनाउंस करती है, तो पहला पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में आपने बोनस शेयर को काउंट नहीं करना। बोनस शेयर तो वेटेड एवरेज निकलने के बाद सीधे प्लस होते हैं, इस पे टाइम फैक्टर काम ही नहीं करता, क्योंकि हमने कैश तो लिया ही नहीं, ना हमने कैश लिया ना हमने कैश दिया। अगर कोई कंपनी फ्रेश इशू करती है तो कैश आता है, टाइम फैक्टर काउंट होता है। बायबैक करती है तो कैश जाता है, तब भी टाइम फैक्टर काउंट होता है। बोनस शेयर में ना कैश आया ना गया, नॉन कैश इशू है, सीधा इसको आप प्लस करो। एक बात और बताई थी कि जब आप डिनोमिनेटर में बोनस शेयर आप प्लस करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे तो ईपीएस गिरेगी। लेकिन पिछले साल तो बोनस शेयर थे ही नहीं, आप 2 साल की ईपीएस कंपैरिजन में भेजोगे, पिछले साल में बोनस शेयर है नहीं, तो पिछले साल की ईपीएस आपको ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर हल्का था। जब आपके बोनस शेयर पिछले साल में थे ही नहीं, तो पिछले साल नंबर ऑफ शेयर कम थे, नंबर ऑफ शेयर कम होंगे तो डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो ईपीएस ज़्यादा दिखी होगी। इस साल बोनस शेयर को आप डिनोमिनेटर में ले रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, तो करंट ईयर की ईपीएस आपको कम नजर आएगी। कंपैरिजन कैसे कराओगे? नेगेटिव कंपैरिजन चला जाएगा। हायर ईपीएस को लोअर ईपीएस के साथ कैसे कंपेयर कराओगे? तो मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि AS20 में साफ साफ लिखा हुआ है कि बोनस शेयर को पिछले साल की ईपीएस में भी काउंट करो, और पिछले साल की ईपीएस में रीस्टेटमेंट जाएगा, पिछले साल की ईपीएस रिवाइज करके दिखाओ। तो पिछले साल में क्या फॉर्मूला लगा था, पिछले साल में भी आपको यही करना है। तो बोनस शेयर अगर आप करंट ईयर की वेटेड एवरेज में ऐड कर रहे हो, तो पिछले साल की वेटेड एवरेज में भी ऐड करके पिछले साल की ईपीएस को आफ्टर बोनस शेयर आप उसको रीस्टेट करो। रीस्टेट का मतलब समझते हो? पिछले साल की जो ईपीएस है आपको बतानी पड़ेगी कि बिफोर बोनस शेयर ये थी, बोनस की वजह से ये है। जब आप करंट ईयर में बोनस शेयर काउंट कर रहे हो, तो पिछले साल की ईपीएस भी आफ्टर बोनस शेयर निकलेगी। तो बोनस शेयर दोनों जगह काउंट होगा, तब जाके ईपीएस कंपेरेबल होगी। क्योंकि बोनस शेयर इशू करने से आपका करंट ईयर का डिनोमिनेटर बढ़ने वाला है, ईपीएस गिरने वाली है, तो ये नेगेटिव डिस्क्लोजर हो जाएगा कि ईपीएस तो कम हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बोनस शेयर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजर्व और कैपिटल दो पॉकेट्स हैं शेयर होल्डर की। रिजर्व से पैसा निकाल के कैपिटल में डाल लिया, ओवरऑल इक्विटी तो वही है। तो दो काम करने हैं। पहला, करंट ईयर की ईपीएस में जो बोनस शेयर आपने लेने हैं वो बिना टाइम फैक्टर के लेने हैं। आपका बोनस दिसंबर में इशू हो, जनवरी में इशू हो, अगस्त में हो, सितंबर में, डेट पढ़नी नहीं है आपने कभी। बोनस शेयर की कोई डेट पड़ता ही नहीं, क्योंकि बोनस शेयर आपके रिजर्व में से जाते हैं, पैसे वैसे आते नहीं, नॉन कैश इशू होता है। इसे तो वेटेड एवरेज में सीधा प्लस करते हैं। और एक और बात, पिछले साल की ईपीएस से कंपेरेबल बनाने के लिए पिछले साल में भी बोनस को ऐड करो, तो दोनों साल की जो ईपीएस है वो आफ्टर बोनस नजर आनी चाहिए। ये बात हमने नोट की थी। ये देखो, ये आपका ए पॉइंट है। शुड नॉट कंसिडर द डेट ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर की डेट इसमें काउंट नहीं होती। जो टाइम फैक्टर है वो काम ही नहीं करता। क्या करना होता है इन क्वेश्चंस? वी विल ऐड बोनस शेयर्स डायरेक्टली टू वेटेड एवरेज। पहले वेटेड एवरेज निकालेंगे, बोनस शेयर सीधा प्लस कर देंगे। एक और काम करना आपने, पिछले साल की ईपीएस को रीस्टेट करो। ये देखो फॉर्मूला देखो आप, ये करंट ईयर की ईपीएस जा रही है आपकी, ईए डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज प्लस बोनस शेयर। फिर प्रीवियस ईयर की जो ईपीएस है इसको हम रीस्टेट करेंगे, क्योंकि हमें कंपैरिजन पेश करना है। तो बोनस पिछले साल भी आप ऐड करो। ये पूरी बात समझाई हुई है सर। कंपैरिजन कैसे होगा? अगर आप यहाँ पे बोनस नहीं लेते तो आपको पिछले साल की ईपीएस हाई नजर आएगी। तो अगर आप इसका कंपैरिजन करोगे, ये नेगेटिव डिस्क्लोजर है, आपको ईपीएस गिरती हुई नजर आएगी, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर बढ़ा दिया, ईपीएस कम कर दी। ये कंपेरेबल नहीं है। कंपेरेबल कब होगा? जब दोनों जगह बोनस काउंट होगा, यहां भी और यहां भी। और एक बात और, द रीस्टेटमेंट ऑफ ईपीएस इज मैंडेटरी बिकॉज द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कंपेयर द रिजल्ट्स बिटवीन टू फाइनेंशियल ईयर्स।
पिछले साल की ईपीएस को रिवाइज करना कोई ऑप्शन नहीं है, आपके लिए मैंडेटरी है क्योंकि कंपैरिजन करवा रहे हैं यहाँ पे। ये आपका बोनस का केस था। इसके क्वेश्चन 5-5 मिनट के थे। क्वेश्चन नंबर 10 कराया पहले मैंने आपको। ये देखो आप, सिंपल फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला। शेयर लो और इसमें ऐड कर दो बोनस और पिछले साल को रीस्टेट कर दो। ये देखो, अगर आप रीस्टेट नहीं करते तो 90 पैसा है, रीस्टेट करते हैं तो 30 पैसा है। क्वेश्चन नंबर 11 कराया, फिर 12 कराया, फिर बेटे आपको 5वां एडजस्टमेंट कराया था मैंने राइट शेयर्स का। जब भी कोई कंपनी न्यू इश्यू लेके आती है आईपीओ के बाद, चाहे वो सेकंड इश्यू हो, चाहे वो कोई भी सब्सिक्वेंट इश्यू हो, वो राइट इश्यू ही कहलाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी जब भी कोई फर्दर इश्यू लेके आती है वो पब्लिक में नहीं जा सकती, उसे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करना पड़ता है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मना करेगा तो पब्लिक में जा सकती है, तो ये उनका राइट है कि शेयर मार्केट में जाने से पहले उनके पास आएगा। यही बताया था आपको। एक और बात बताई थी कि राइट इश्यू जब भी आएगा सस्ते प्राइस पे आएगा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अगर आप कोई ऑफर दे रहे हो और उन्हें मार्केट प्राइस पे ऑफर करोगे, वो क्यों लेगा? वो कहेगा मैं मार्केट से ले लूंगा। तो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई थी क्लास में कि हम इसको सस्ता ऑफर क्यों करते हैं। क्योंकि अगर कंपनी राइट इश्यू में फेल हो गई और कंपनी को पब्लिक में जाना पड़ा तो कंपनी को पहले एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, फिर कुछ बैंक चार्जेस खर्च करने पड़ेंगे, स्टैंप ड्यूटी। आपको पूरी कहानी सुनाई थी कि कंपनी के पल्ले पैसे कम पड़ते हैं, तो कंपनी कोशिश करती है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसा रेज कर लें, तो थोड़ा सा इनको ऑफर में डिस्काउंट विस्काउंट दे दो, सस्ता कर दो, तो हमें खर्चे वर्चे ना करने पड़े। पूरी कहानी आपको सुनाई हुई है। जब राइट इशू का हम प्राइस सस्ता करते हैं तो जैसे हम प्राइस सस्ता करते हैं यहीं से क्लेश शुरू हो जाते हैं। कैसे? मार्केट प्राइस राइट इशू से पहले मान लो 120 का है, मार्केट प्राइस राइट इशू से पहले 120 का है। जब कंपनी राइट इशू नहीं लेके आई थी तो 120 का शेयर चल रहा था। अब कंपनी राइट इशू लेके आई है एट द रेट ऑफ 80 रुपीज, 1:1 की ऑफर है। तो मैंने आपको बताया था कि AS20 ये बात कहता है कि जब आपके महंगे शेयर में एक सस्ता शेयर ऐड होगा तो आपका एवरेज प्राइस कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्स राइट प्राइस। राइट से पहले 120 है लेकिन राइट के बाद 120 रहेगा नहीं, तो राइट से पहले महंगा है, राइट के बाद सस्ता हो जाएगा। अगर 1:1 की ऑफर है तो आपको ये इक्वेशन बनती हुई नजर आएगी। ये आपकी ओरिजिनल वेल्थ है राइट इशू से पहले, ये आपका राइट इशू का वेल्थ है जो राइट की वजह से मिलेगा आपको। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो ये एवरेज जो प्राइस है वो आपको 100 का नजर आएगा। इसको बोलते हैं एक्स राइट प्राइस। क्या फॉर्मूला बन गया? नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू, मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू, नंबर ऑफ शेयर अंडर राइट इशू, और ये ऑफर्ड प्राइस है। हमने ओरिजिनल वेल्थ को और राइट इशू की वेल्थ को इकट्ठा करके एवरेज निकालने की कोशिश करी तो एवरेज निकला 100 रुपए का। तो राइट से पहले 120 रुपए का रेट है लेकिन राइट के बाद 100 रुपए का रेट है। आपका पर शेयर इसमें गिर गया, पर शेयर प्राइस 120 से 100 रुपए तक गिर गया। इसको क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू। इसको क्या बोलते हैं? एक्स राइट प्राइस। तो फिर मैंने आपको आरए फैक्टर निकालने के लिए बोला था कि 120 को डिवाइड करो 100 से तो ये आ गया 1.2। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि राइट इशू से पहले वाले जो शेयर्स हैं वो 1.2 टाइम्स हैं और राइट इशू के बाद वाले जो शेयर्स हैं वो सारे 100 रुपए के हैं। नहीं समझे? हमने यहाँ पे पुराने शेयर, हमने यहाँ पे नए शेयर, उनको एवरेज कर लिया 100 में। पुराने वाला भी 100, नया वाला भी 100, 120 वाला भी 100 रुपए में, 80 रुपए वाला भी 100 रुपए में। तो प्रॉब्लम राइट के बाद नहीं है, प्रॉब्लम राइट से पहले है। राइट से पहले वाली वेल्थ आपकी 1.2 टाइम्स है। तो मैंने आपको क्लास में 3 स्टेप्स बताए थे। पहला, आप एक्स राइट प्राइस निकालो। दूसरा, आरए फैक्टर निकालो। आरए फैक्टर का फुल फॉर्म क्या था? राइट एडजस्टमेंट फैक्टर। बिफोर प्राइस आफ्टर प्राइस उनका आपस में रेशियो निकाल लो। जैसे मैंने यहाँ पे निकाला 120 और 100 का 1.2 आ गया। अब इस 1.2 का क्या यूज है? हम इसका वेटेड एवरेज में इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें लेंगे शेयर्स बिफोर राइट इशू इंटू 1.2 इंटू टाइम फैक्टर, फिर हम लेंगे शेयर्स आफ्टर राइट इशू इंटू टाइम फैक्टर। ये जो आरए फैक्टर है ये सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे काम करेगा जो
राइट इशू से पहले प्रिवेल करते थे आपके पास। जो शेयर राइट इशू के बाद हैं, पुराने नए सब मिला के, उस पर सिर्फ टाइम फैक्टर काम करेगा, क्योंकि यहां वाला पीरियड आपका 120 वाला है और यहां वाला पीरियड आपका 100 वाला है। तो हम ये 1.2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? हम बिफोर राइट को आफ्टर राइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों? हम प्री राइट को एक्स राइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज की पोजीशन क्या है, राइट इशू हो चुका, तो अब सारे शेयर आपके एक्स राइट हैं। तो पहले वाले शेयर 120 के हैं, अब वाले 100 के हैं, तो 120 को 100 में ले आओ, तो आपकी करंट पोजीशन बन जाएगी। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने एक्स राइट प्राइस निकालना है, फिर आपने आर ए फैक्टर निकालना है। उस आर ए फैक्टर का इस्तेमाल आपने उन शेयर्स पे करना है जो राइट इशू से पहले प्रिवेल करते थे। तो राइट इशू से पहले वाले शेयर्स पे दो चीजें काम करती हैं, एक आर ए फैक्टर, एक टाइम फैक्टर। लेकिन राइट इशू के बाद वाले शेयर्स पे एक ही फैक्टर काम करता है, सिर्फ टाइम फैक्टर। यहाँ पे आप 1.2 नहीं कर सकते। क्यों? आपके सारे शेयर हैं ही 100 रुपए वाले, कोई फैक्टर बचा ही नहीं। इससे पहले वाले ये वाले शेयर 120 के हैं, ये वाले 100 के हैं, तो पंगा यहाँ पे है, 120 वाले को 100 में लेके आओ, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर लो आर ए फैक्टर से। ये पूरी कहानी आपको क्लास में समझाई हुई है सर। पहले एक्स राइट प्राइस निकालो, फिर आर ए फैक्टर निकालो, फिर राइट इशू से पहले वाले शेयर्स पे आप आर ए फैक्टर लगाओ वेटेड एवरेज में। एक बात और बताई थी आपको कि जो पिछले साल की ईपीएस है, ये आपने इस तरह से निकाली होगी, तो ये भी तो प्री राइट है। राइट इशू कब हुआ? करंट ईयर में। तो पिछले साल क्या राइट इशू था? नहीं था। तो पिछले साल के जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वो भी तो आपके प्री राइट है। तो मार्केट प्राइस आपका 120 ही होगा, पिछले साल भी 120 नहीं होगा, लेकिन एक बात तो पक्की है कि राइट से पहले वाला प्राइस होगा। आज का राइट के बाद वाला प्राइस है, ये कंपेरेबल ही नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि पिछले साल के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इस पे भी आपने आर ए फैक्टर लगाना है, तब जाके कंपैरिजन होगा। पिछले साल की ईपीएस को आपने रीस्टेट करवाना है। तो आर ए फैक्टर का इस्तेमाल राइट से पहले वाले सारे शेयर्स पे करना है, चाहे वो करंट ईयर के हो, चाहे प्रीवियस ईयर के हो। तो एक बात मैंने क्लास में और बताई थी कि प्रीवियस ईयर की जो बेसिक ईपीएस है, एक तो बोनस शेयर में आपने रीस्टेट करनी है, एक राइट शेयर में आपने रीस्टेट करनी है। अगर बोनस शेयर का केस है तो भी पिछले साल की ईपीएस को आप रिवाइज करोगे, राइट शेयर का केस है तो भी आप पिछले साल की ईपीएस को रीस्टेट करोगे। और मैंने शॉर्टकट भी बताया था कि राइट शेयर आपने सस्ते ऑफर किए हैं, 120 का शेयर 80 में ऑफर कर दिया आपने, तो 40 रुपए का कहीं ना कहीं बोनस एलिमेंट है यहाँ पे भी। ये प्राइस में बोनस दे रहे हो आप, 120 का शेयर 80 में, तो जहां जहां बोनस एलिमेंट होगा वहां वहां पिछले साल की ईपीएस को रीस्टेट करेंगे। ये आपको राइट शेयर की पूरी कहानी सुनाई थी बेटे आपको मैंने। ये देखो, ये देखो पहला स्टेप, हमने सबसे पहले एक्स राइट प्राइस निकाला था, इसको बोलते हैं पोस्ट राइट इशू। राइट इशू के बाद क्या है, तो ये हमारे ओरिजिनल शेयर्स हैं, ओरिजिनल वैल्यू है, ये राइट शेयर्स हैं, राइट वैल्यू आ गई, टोटल नंबर ऑफ शेयर आ गए। अगर 1:1 की ऑफर है तो एक शेयर ओरिजिनल, ओरिजिनल प्राइस, एक शेयर राइट का और राइट प्राइस, एवरेज कर लो 2 से। अगर रेशियो 5:1 है तो ओरिजिनल 5 है, राइट का 1 है, डिवाइड कर लो 6 से। अगर रेशियो आपकी 2:1 है तो 2 ओरिजिनल है, एक राइट का, डिवाइड कर लो 3 से। पूरी कहानी आपको बताई हुई है बेटे। फिर हम आर ए फैक्टर निकालेंगे, ये रहा आर ए फैक्टर। पहले वाला प्राइस क्या था, आज वाला प्राइस क्या है, ये 120 है, ये 100 है, तो 1.2 आ गया। फिर तीसरा स्टेप, ध्यान से देखो, अप्लाई आर ए फैक्टर ऑन नंबर ऑफ शेयर्स। कौन से नंबर ऑफ शेयर पे लगाना है आर ए फैक्टर? विच वर आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू। जो राइट इशू से पहले वाले नंबर ऑफ शेयर है वो हाई वैल्यू पे हैं, उनको आज की वैल्यू पे लेके आओ आर ए फैक्टर से, उनको 1.2 टाइम्स कर लो। तो आज का रेट क्या है 100, तो 120 वाले को 100 में लेके आना है, तो 1.2 आपको करना ही पड़ेगा। तो सारे शेयर आपके पोस्ट राइट इशू बन जाएंगे। लेकिन इसका कोई भी इस्तेमाल आपने पोस्ट राइट इशू पीरियड में नहीं करना। क्यों? राइट इशू के बाद सारे शेयर एवरेज हो जाते हैं। तो महंगे सस्ते का जो डिफरेंस है वो राइट से पहले था, राइट के बाद कोई डिफरेंस नहीं होता है।
ये देखो उसका फॉर्मूला आपको ये बताया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर लो लेकिन राइट इशू से पहले लो, फिर उस पर आर फैक्टर लगाओ, फिर टाइम फैक्टर लगाओ, फिर नंबर ऑफ शेयर लो आफ्टर राइट इशू, उस पर सिर्फ टाइम फैक्टर लगाओ। हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम कम राइट वैल्यू को एक्स राइट बना रहे हैं, हम 120 रुपए वाले शेयर को 100 रुपए का बना रहे हैं, प्री राइट को पोस्ट राइट बना रहे हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट स्टेप और बताया था रीस्टेटमेंट का, कि भाई पिछले साल की जो ईपीएस है उसको भी रीस्टेट करो, क्योंकि वेटेड एवरेज जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो भी प्री राइट है। तो कैसे होगी रीस्टेटमेंट, इस तरह से होगी सर, पिछले साल के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर पे आरएफ लगा दो, खत्म हो गई बात, हो गया रीस्टेटमेंट। ये राइट शेयर का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। फिर मैंने आपको इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी बेटे, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ बेटे, टच कर रहा हूँ चीजों को, जो चीजें इतने लेक्चर्स में आपको इतनी डिटेल में पढ़ाई हैं मैं 1-1.5 घंटे में कैसे समेट दूंगा। तो मैं सिर्फ आपको फटाफट से टच करके बता सकता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो जिस बच्चे ने तो ढंग से क्लासेस की हुई हैं वो तो रिकॉल कर लेता है, जिसने ढंग से क्लासेस नहीं की हुई वो नहीं रिकॉल कर पाता, उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है। फिर उसमें बेटे मेरा तो कोई रोल ही नहीं है ना, मेरा काम है डिटेल में पढ़ाना। मैंने डिटेल में सब पढ़ाया हुआ आपको, पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन। देखो पहले 14th कराया आपको, 14th कराया, फिर 15th कराया, देखो क्वेश्चंस क्लास में किए हुए हमने, फिर 16th कराया, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं इसकी प्रैक्टिस ना की हमने। फिर हम आगे थे नेक्स्ट पार्ट में एमैल्गमेशन में। एमैल्गमेशन का जो लास्ट वीडियो था वो ईपीएस के ऊपर था, लेकिन मैं आपको ये रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको एमैल्गमेशन में 2 केस बताए थे, एक था मर्जर और एक था परचेज। मर्जर और परचेज, मर्जर में क्या बताया था आपको मैंने, परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के सारे रिजर्व्स को भी टेक ओवर कर लेती है, और परचेज मेथड में हम वेंडर कंपनी के रिजर्व्स को टेक ओवर नहीं करते, यही फंडा था। ईपीएस का लेक्चर आपको दिया हुआ है, एएस 14 का लास्ट लेक्चर अर्निंग पर शेयर पे ही था, मैं आपको यही रिवाइज करा देता हूँ। मर्जर में क्या था, परचेजिंग का ईए ले लो, वेंडर का ईए ले लो और दोनों के शेयर्स ले लो। और एक बात बताई थी मैंने कि परचेजिंग कंपनी जो शेयर वेंडर को इश्यू करेगी उसकी डेट चेक नहीं करनी, आपने वेटेड एवरेज नहीं निकालनी। मर्जर में दोनों के प्रॉफिट इकट्ठे कर लो, दोनों के शेयर इकट्ठे कर लो, नो वेटेड एवरेज। क्योंकि मर्जर में क्या होता है, सिर्फ कंपनी का नाम चेंज होता है, सारे एसेट्स वही हैं, सारे लाइबिलिटीज वही हैं, बुक वैल्यूज वही हैं, रिजर्व्स वही हैं, सिर्फ एक नाम चेंज होता है मर्जर के अंदर। मर्जर की कंडीशन बड़ी थी, तो मैंने आपको बोला था परचेजिंग कंपनी का प्रॉफिट वेंडर कंपनी का प्रॉफिट टोटल कर लो, दोनों के शेयर टोटल कर लो, कहानी खत्म, कोई वेटेड एवरेज नहीं निकालनी, क्योंकि मर्जर में पता लगता ही नहीं कि बिजनेस चला कौन रहा है, दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन परचेज मेथड में, परचेज मेथड एक फेयर मेथड है, इसमें जो हम ईए लेंगे वो सिर्फ परचेजिंग कंपनी की लेंगे, वेंडर कंपनी का कोई प्रॉफिट हम टेक ओवर नहीं करते। और इसमें जो वेटेड एवरेज है, जैसे सिंपल इशू नहीं होता, नॉर्मल इशू वैसे निकाल देंगे। कैसे, ओपनिंग बैलेंस 10,000 है और 1 अक्टूबर को परचेजिंग कंपनी ने 10,000 शेयर पीसी में इशू कर दिए, वेंडर कंपनी को पीसी देना था, 10,000 शेयर इसको इशू कर दिए। तो आप देखो ही मत कि पीसी दे रहे हैं, आप देखो सिंपल न्यू इशू है। तो मैं क्या करूंगा, 10,000 इंटू 6/12, फिर 20,000 इंटू 6/12, तो ये बन जाएगा आपका 15,000 शेयर्स। जैसे एग्जाम्पल 1 नहीं किया था, सिंपल न्यू इशू, तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कि आप पब्लिक को इश्यू कर रहे हो या वेंडर कंपनी को इश्यू कर रहे हो, सिंपल टाइम फैक्टर। तो परचेज मेथड में सिंपल क्वेश्चन, प्रॉफिट सिर्फ परचेजिंग कंपनी का लेते हैं और शेयर की वेटेड एवरेज निकाल देते हैं। परचेजिंग कंपनी वेंडर को जिस डेट को इश्यू करता है पीसी में, वो बस एवरेज में ले लो उसको, आप कोई स्पेशल कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। तो पेपर में आप परचेज मेथड में तो गलती करोगे नहीं, क्योंकि प्रॉफिट भी परचेजिंग का, शेयर भी परचेजिंग के, और वो भी सिंपल वेटेड एवरेज लेनी है आपने। सिंपल वेटेड एवरेज का मतलब क्या है, जैसे सिंपल क्वेश्चन नहीं बनाते हम वैसे बना देना, आपने देखना ही नहीं कि परचेज अमेलगामेशन का क्वेश्चन है,
प्रॉब्लम तो मर्जर में है, मर्जर में दोनों के प्रॉफिट इकट्ठे, दोनों को शेयर इकट्ठे, कोई वेटेड एवरेज नहीं, और आप ईपीएस निकाल के आते हो कंसोलिडेटेड, क्योंकि दोनों एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो मर्जर में आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको बताया था अमेलगामेशन के लास्ट वीडियो में कि क्वेश्चन अगर साइलेंट है, आपको ये नहीं बता रहा कि मर्जर है कि परचेज है, तो आपने हमेशा परचेज मेथड के हिसाब से आंसर दे देना है। खत्म हो गई बात। ये आपको मैंने अमेलगामेशन के चैप्टर में लास्ट वीडियो करवाया था, जिसमें 1.5 घंटे में ये बात समझाई थी आपको, जो मैंने 5 मिनट में बोल दी। फिर हम आगे थे वीडियो नंबर 5 में। अब यहां से हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस स्टार्ट हो गया। बेसिक ईपीएस में क्या क्या पढ़ा हमने? पहले ईए पढ़ा, फिर वेटेड एवरेज पढ़ा, वेटेड एवरेज में बाय बैक, डिफरेंट फेस वैल्यू विद डिफरेंट डिविडेंड राइट्स, डिफरेंट पेड अप, बोनस शेयर, राइट शेयर, अमेलगामेशन, सब कुछ पढ़ा हमने। फिर हम इसके यूनिट नंबर 2 पे आ गए। ये था डाइल्यूटेड ईपीएस का। क्या होता है डाइल्यूटेड ईपीएस? मैंने आपको डाइल्यूटेड ईपीएस का सिंपल मीनिंग बताया था, अब तो सारे बच्चों को पता ही है, सबने लेक्चर अटेंड किए हुए हैं। इसका सिंपल मीनिंग था रिडक्शन इन बेसिक ईपीएस। अगर आपकी बेसिक ईपीएस फ्यूचर में गिरेगी, बेसिक ईपीएस किसको बोलते हैं? प्रेजेंट ईपीएस को, कि आज क्या कमा रहे हैं। डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब फ्यूचर ईपीएस। अगर आपकी बेसिक ईपीएस फ्यूचर में गिरेगी तो वो डाइल्यूटेड ईपीएस है, और अगर आपकी बेसिक ईपीएस फ्यूचर में बढ़ेगी तो वो एंटी डाइल्यूटिव है। एंटी डाइल्यूटिव का डिस्क्लोजर नहीं जा सकता एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस, सारे बच्चों को पता है। तो अगर आपकी बेसिक ईपीएस फ्यूचर में गिर सकती है तो उसका डिस्क्लोजर जाएगा एज डाइल्यूटेड ईपीएस, और अगर वो बढ़ती हुई नजर आए इग्नोर कर दो। मान लो आपकी बेसिक ईपीएस है 2 रुपए और आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस है 1.8, तो ये डिस्क्लोजर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपकी बेसिक ईपीएस है 2 रुपए और डाइल्यूटेड ईपीएस आप दिखा रहे हो 2.2, ये गलत है। क्योंकि बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस फ्यूचर में आप गेन शो नहीं कर सकते, तो आपका डिस्क्लोजर इस तरह से जाएगा। अगर आपकी बेसिक ईपीएस 2 रुपए है और आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस भी 2 रुपए है, तो मैंने आपको क्लास में एक नोट लिखवाया था कि इस तरह से डिस्क्लोजर नहीं जाएगा। आप लिखोगे बेसिक एंड डाइल्यूटेड 2 रुपीज, सिंगल लाइन के अंदर। 3 केस बनते हैं, या तो आपकी डाइल्यूटिव ईपीएस बेसिक ईपीएस से कम आएगी तो डिस्क्लोजर कर दो 2 लाइनों में कि बेसिक इतना है जी, डाइल्यूटेड इतना है। अगर वो बढ़ती हुई नजर आए तो डाइल्यूटेड के सामने नील मार्क कर दो कि कोई रिडक्शन नहीं है, और अगर दोनों बराबर है तो सिंगल लाइन में रिपोर्ट कर दो। और मैंने आपको AS20 में बताया था कि डाइल्यूटेड ईपीएस में हम करना क्या चाहते हैं, हम बेसिक ईपीएस में रिडक्शन ढूंढ रहे हैं। क्यों? एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस फ्यूचर में अगर कोई लॉस है तो उसका प्रोविजन बनाया जा सकता है, फ्यूचर में कोई गेन है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर आपकी फेवरेबल पोजीशन है तो उसको तो इग्नोर कर दो, नील मार्क कर दो। लेकिन अगर फ्यूचर में आपकी ईपीएस गिर सकती है तो लोगों को बताओ कि फ्यूचर में आपकी जो ईपीएस है वो 2 रुपए नहीं है, 1 रुपए 80 पैसे गिर जाएगी। तो लोगों को फ्यूचर में गिरती हुई ईपीएस के बारे में बताना ही डाइल्यूटेड ईपीएस है। इसका सिंपल मतलब है रिडक्शन इन बेसिक ईपीएस, बताया तो था आपको। और अगला मुद्दा था ये निकलेगी कैसे, हम कैसे बता सकते हैं कि फ्यूचर में ईपीएस क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था इसके लिए किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेशन पे काम करना है, और वो है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। अगर किसी कंपनी के पास पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं तो इसको आपने एडजस्ट करना है बस, और कुछ नहीं आपको आना चाहिए, कोई एस्टिमेशन नहीं लगाना। पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर आपके कमिटमेंट्स हैं लोगों के साथ। किस तरह के कमिटमेंट्स? ये आपके वो कमिटमेंट्स हैं कि हम आपको फ्यूचर में इक्विटी शेयर देंगे, आपको भी फ्यूचर में इक्विटी शेयर देंगे, आपको भी फ्यूचर में इक्विटी शेयर देंगे। आपने तरह तरह के लोगों से वादे कर रखे हैं। एग्जाम्पल, कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर को आपने बोला 10 साल तक आप डिबेंचर होल्डर बन के रहो, 10 साल के बाद आपके डिबेंचर्स हम शेयर में कन्वर्ट कर देंगे।
कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोला 5 साल के बाद आपके प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। आपने अपने एम्प्लॉयज को बोला आप 3-4 साल तक कंपनी में बने रहो, जॉब छोड़ के मत जाना, हम आपको कंपनी के ईसॉप्स दे देंगे। आपने लोगों से पैसे लेके रखे हुए हैं शेयर वारंट के नाम से, लोगों को बोल दिया कि फ्यूचर में आपको शेयर इश्यू करेंगे। आपने एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट लेके रखी हुई है, जिसको शेयर सस्पेंस बोलते हैं। आपने तरह तरह के लोगों को तरह तरह के वादे करके कमिटमेंट्स दे रखे हैं, आपको भी शेयर देंगे, आपको भी शेयर देंगे, आपको। तो लोगों को वादा किया है ना आपने, तो जब फ्यूचर में आप इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे तो फ्यूचर में इक्विटी शेयर होल्डर की फैमिली बढ़ेगी। इक्विटी शेयर होल्डर की फैमिली बढ़ेगी तो प्रॉफिट का डिवाइडेशन हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट को बांटने वाले लोग बढ़ेंगे। आपको कहानी सुनाई तो थी किसान की, कि एक किसान के पास 10 एकड़ जमीन थी, उसके 2 बेटे थे तो 5-5 एकड़ रह गए। फिर आगे उनके 2-2 बेटे हो गए तो 2.5 एकड़ रह गए। फिर आगे उनके 2-2 बेटे हो गए, 1.25 एकड़ रह गया। सर, जब फैमिली में डिवाइड करने वाले लोग बढ़ते हैं, शेयर करने वाले लोग बढ़ते हैं, तो हिस्सा कम हो जाता है सर। तो अगर आपने तरह तरह के वादे किए हुए हैं इक्विटी शेयर्स के, तो सबको पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर की फैमिली अगर बढ़ेगी तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कम होता जाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो लोगों को आज ही बता दो कि आपके पास तरह तरह के प्रोमिसेस हैं और फ्यूचर में इक्विटी शेयर इश्यू होंगे, लोगों की फैमिली बढ़ेगी, इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर की फैमिली बढ़ेगी और ईपीएस गिरेगा। तो आपको करना क्या है, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को आज ही कन्वर्ट करके देख लो। 10 साल के बाद की पोजीशन बाद में देखेंगे। अगर आपके पास कन्वर्टिबल डिबेंचर हैं, वो 10 साल बाद कन्वर्ट होने हैं, छोड़ो, आज ही कन्वर्ट करके देख लो। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है, 5 साल बाद कन्वर्ट होते हैं, कहते नहीं आज ही कन्वर्ट करके देख लो, इसका आज की ईपीएस पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो हमने पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को एडजस्ट किया था। कैसे? हमारा बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला था ईए, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। तो हमने इसमें भी एडजस्टमेंट किए थे, हमने इसमें भी एडजस्टमेंट्स किए थे और इसको नाम दे दिया था एडजस्टेड ईपीएस का। हम जो काम फ्यूचर में करना है आज ही करके देख लेते हैं, तो ये रिजल्ट आएगा। अगर ये रिजल्ट बेसिक ईपीएस से कम आ रहा है, आपके कमिटमेंट की वजह से हमने आज ही कन्वर्जन करके देख लिया कि आज की ईपीएस फ्यूचर में स्टैंड करेगी कि नहीं करेगी। अगर आपके शेयर्स बढ़ेंगे तो ये ईपीएस बढ़ेगी या कम होगी। अगर तो ये कम होगी तो ये डायल्यूटिव है, डिस्क्लोज करो, लोगों को बताओ कि आपके प्रोमिसेस की वजह से जो ईपीएस आज 2 रुपये है, फ्यूचर में 1 रुपये 80 पैसे रह जाएगी। जब डिवेंचर होल्डर कंपनी में आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी में आएगा, ईसोप लेके एम्प्लॉय कंपनी में आ जाएगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, आपकी ईपीएस 2 रुपये बचेगी नहीं, 1 रुपये 80 पैसे रह जाएगी। आज ही बता दो लोगों को। तो फिर मैंने क्लास में एक एक करके डिबेंचर का इफेक्ट, प्रेफरेंस शेयर का इफेक्ट, ईसॉप्स का इफेक्ट आपको समझाया था। कैसे? मान लो ईए है 10 लाख रुपए की और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर हैं 1 लाख, तो हमारी जो बेसिक ईपीएस है वो 10 रुपये है। कंपनी के पास 10% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं 10 लाख के, 100 रुपये का एक है। अगर 10 लाख के डिबेंचर हैं, 100 रुपये का एक है, तो 10,000 डिबेंचर हैं, 10,000 डिबेंचर हैं। कंपनी ने इनको प्रॉमिस किया हुआ है 1:1 की रेशो, एक डिबेंचर का एक शेयर बना देंगे और टैक्स रेट कंपनी का है 30%। तो मैंने इसको एडजस्ट करना आपको बताया था। कैसे एडजस्ट करते हैं? पहले आप 10 लाख लो जो आपकी ईए है, फिर आप इसमें प्लस करो। अगर ये डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, ब्याज की सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको आज ही कन्वर्ट करके देख रहा हूँ कि फ्यूचर में क्या पोजीशन होगी। जब आपका डिबेंचर नहीं रहेगा तो वो शेयर बन जाएगा, तो ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो 10 लाख रुपए का 10%, साल का 1 लाख रुपए ब्याज बचेगा, तो आपका प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ेगा। लेकिन 30% तो सरकार ही ले जाएगी, तो नेट ऑफ टैक्स 70,000 रुपये बचेंगे आपके। इंटरेस्ट माइनस टैक्स, नेट सेविंग। मेरे पास आज नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख,
10,000 इंटू 1/1, ये मैंने नंबर ऑफ शेयर बढ़ा लिए, तो 10,70,000 रुपये डिवाइडेड बाय 1,10,000 शेयर्स, रिजल्ट बताओ कितना आया। ये आ गया 9.72। आज आपकी ईपीएस 10 रुपये है, फ्यूचर में 9 रुपये 72 पैसे हो जाएगी। बताओ ईपीएस बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है, तो ये डायल्यूटिव है। इसी तरह से अगर हम इसको प्रेफरेंस शेयर का केस बना देते हैं, मैंने डिबेंचर काट दिया, इसको पीएससी कर दिया, डिबेंचर काट दिया, इसको पीएससी कर दिया। अब हमें टैक्स रेट का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि डिविडेंड तो आपका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से जाता है। ब्याज में टैक्स इफेक्ट लेना होता है, डिविडेंड का कोई पंगा नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है, हम 10 लाख की ईएई लेंगे, इसमें प्लस कर लूंगा सीधा 1 लाख। क्यों? 10 लाख का 10% आपका प्रेफरेंस डिविडेंड बचेगा। नंबर ऑफ शेयर आपके हैं 1 लाख, लेकिन 1:1 की रेशो में 10,000 ऐड हो जाएंगे। तो 11 लाख को मैं डिवाइड करता हूँ 10,10,000 से, 1,10,000 से। 11 लाख को मैं डिवाइड करता हूँ 1,10,000 से, तो ये 10 रुपये आ गया। सेम मेरा बेसिक भी 10 है, मेरा एडजस्टेड भी 10 है, तो कोई गिरावट नहीं आई, तो मैं एक ही लाइन में रिपोर्ट कर दूंगा, बेसिक ईपीएस एंड डायल्यूटेड ईपीएस 10 रुपये। बेसिक भी 10 है, डायल्यूटेड भी 10 है, कोई रिडक्शन नहीं आया। लेकिन अगर मैं यहाँ रेशियो बढ़ा देता हूँ, ये लो, मैं इसको कर देता हूँ 2:1, तो 2:1 जब मैं इस पे लगाऊंगा कि 10,000 प्रेफरेंस शेयर है, 2:1, तो 11 लाख को डिवाइड करो 1,20,000 से, तो ईपीएस आ जाएगी 9.16। ये डायल्यूटिव है। अगर आप आज 10 रुपये कमा रहे हैं तो फ्यूचर में 9 रुपये 16 पैसे कमाएंगे। तो ये कन्वर्जन रेशो पे डिपेंड करता है कि आप कन्वर्जन में कितने शेयर दे रहे हैं। अगर आपने कन्वर्जन में शेयर ज़्यादा देने हैं तो पक्का गिरावट आएगी। जितनी बड़ी फैमिली उतना आपका शेयरिंग बढ़ेगी, शेयरिंग बढ़ेगी तो आपका हिस्सा कम हो जाएगा। डिबेंचर का केस हो, प्रेफरेंशियल का केस हो, सब आपको कराया हुआ बेटे। ईसॉप्स में क्या होता है? ईसॉप्स में उल्टी कहानी होती है। ईसॉप किसको देते हैं? एम्प्लॉय को। उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस है 180 का, तेरे को ऑफर कर रहे हैं 90 रुपए में, और कितने शेयर्स हैं? 10,000। एम्प्लॉय को बोल दिया 3 साल हमारे पास टिका रहे, जॉब छोड़ के मत जाइयो, 3 साल लंबे टाइम तक काम करो, हमसे सस्ते शेयर ले लो। तो हम इसमें क्या करते हैं? फ्री शेयर निकालते हैं। वो जो 90 रुपए लेके आएगा, 180 का शेयर 90 में दे रहे हैं, 90 तो वो लेके आएगा। जो पैसा वो लेके आएगा उसको छोड़ो, पैसा भी तो लाएगा, कंपनी यूज करेगी। जो पैसा वो नहीं लाएगा उस पर फोकस करो, क्योंकि हम डायल्यूटेड ईपीएस निकाल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला बताया था, मार्केट प्राइस माइनस ऑफर्ड प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस इनटू ऑप्शंस। ये आपके फ्री शेयर्स आ जाते हैं। 180 माइनस 90, 180 इंटू 10,000, 5,000 शेयर आपके फ्री में जा रहे हैं। फ्री में पैसे वैसे आएंगे नहीं, लेकिन वो शेयर ले जाएगा। 180 का माल 90 में दे दिया, तो आधी चीज, आधे शेयर आपके फ्री में जा रहे हैं। फॉर्मूला बताया था आपको फ्री शेयर्स का। तो क्या करना होता है? ईएई प्लस 0, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर प्लस 5,000। ये डायल्यूटेड आना ही आना है। डिबेंचर के साथ एक रेट लगा होता है, कुछ ना कुछ सेविंग आती है। प्रेफरेंस शेयर के साथ एक रेट लगा होता है, कुछ ना कुछ सेविंग आती है। लेकिन ईसॉप्स में तो कोई रेट ही नहीं होता, तो ईसॉप्स में सेविंग होती है 0, और फ्री शेयर आगे जुड़ जाते हैं। और मैंने आपको क्लास में बताया था, ईसॉप्स का केस 100% डायल्यूटिव होता है। ये कभी आपको फायदा नहीं पहुंचाएंगे, हमेशा नुकसान। और सबसे ज्यादा नुकसान अगर है तो ईसॉप्स में है। फिर आपको वारंट्स में बताया था, शेयर वारंट्स, सेम फॉर्मूला होता है इसमें भी। आपने लोगों से 10,000 शेयर वारंट्स का पैसा लेके रख लिया। जिस टाइम पे हमने वारंट का पैसा लिया था उस टाइम पे मार्केट प्राइस था 200, और हमने इनको वारंट का प्राइस ऑफर किया था, मान लेते हैं 150।
और हमने 1:1 की रेशो फिक्स कर रखी है कि 10,000 वॉरेंट्स को 10,000 शेयर बना देंगे। 200 रुपये का रेट था, लेकिन आपने 150 में ऑफर किया हुआ है, तो शेयर वॉरेंट्स को हम फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे शेयर्स में। वही सेम फॉर्मूला ईसॉप्स वाला, 200, 150, 200 इंटू 10,000, तो आप देख लो कितना आता है, 2500। ये फ्री में जा रहे हैं आपके। ईसॉप्स को सॉल्व करने का तरीका और वॉरेंट्स को सॉल्व करने का तरीका सेम होता है, और दोनों के दोनों 100% डायल्यूटिव होते हैं, सेविंग वेविंग होती नहीं है, और फ्री में शेयर चले जाते हैं। ईसॉप एम्प्लॉय को देते हैं, शेयर वॉरेंट्स हम इन्वेस्टर को देते हैं। फिर हमारे पास था शेयर सस्पेंस। शेयर सस्पेंस क्या था? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। आपने शेयर इशू कर दिए, लोगों से एप्लीकेशन मनी लेके रख ली, बैलेंस शीट डेट आ गई, अलॉटमेंट अगले साल होगा, तो पैसा तो आ गया लेकिन अलॉटमेंट अगले साल होगा, तो शेयर बढ़ेंगे ना। तो क्या करना होता है? शेयर सस्पेंस का दूसरा नाम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड कर लो फेस वैल्यू से, तो आपके इक्वलेंट शेयर्स आ जाते हैं। इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। जितना मान लो 10 लाख रुपए ले रखे हैं आपने शेयर सस्पेंस में, फेस वैल्यू चेक करो क्या है, 10 रुपए, तो 10 लाख को 10 रुपए से डिवाइड करेंगे, 1 लाख शेयर आ गए। तो EI प्लस 0, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स प्लस 1 लाख, ये आपका शेयर सस्पेंस का केस बनता है। लेकिन इंटर लेवल पे शेयर सस्पेंस और वारंट्स नहीं देखे गए। इंटर लेवल पे 3 ही चीजें देखी गई हैं, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर और ईसॉप्स। ये मैंने आपको पूरी कहानी बेटे यहाँ पे समझाई थी। ये देखो, यहाँ मैंने वीडियो शुरू किया था। ये हमारी एडजस्टेड बेसिक EPS है। एडजस्टेड EA को एडजस्टेड वेटेड एवरेज से डिवाइड किया। इफ एडजस्टेड EPS इज लेस देन बेसिक EPS, अगर बेसिक से कम आता है तो इट विल बी रिपोर्टेड एज अ डायल्यूटिव EPS, क्योंकि डायल्यूटिव EPS का दूसरा नाम है रिडक्शन इन बेसिक EPS। इन वाइस वर्सा सिचुएशन इट विल बी कंसिडर्ड एज एंटी डायल्यूटिव। अगर उल्टा केस होता है, बढ़ जाता है, तो एंटी डायल्यूटिव है, इसको हम रिपोर्ट नहीं करेंगे एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। वी विल शो नील मार्क फॉर डायल्यूटेड EPS। ये मैंने प्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है। पहला नोट, इट मीन्स दैट वी कैन शो रिडक्शन इन बेसिक EPS ओनली। अगर गिरावट आएगी सिर्फ उसी को शो किया जा सकता है। दूसरा नोट, अगर आपकी बेसिक EPS ज्यादा आती है तो ये डिस्क्लोजर जाएगा, और अगर ये दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, तो ये डिस्क्लोजर जाएगा। सारे नोट्स आपको कॉपी पे लिखवाए हुए हैं। फिर ये हमारा एडजस्टेड EPS का तरीका शुरू हो गया। सबसे पहले एडजस्टेड EAE, सिर्फ 2 सेविंग आपको मिलेंगी। पहले आपने EAE ले लेना है, जो बेसिक EPS में यूज किया था आपने, बेसिक EPS वाला अर्निंग। इसमें एक तो ब्याज को आप ऐड कर लो, डिबेंचर्स की नेट ऑफ टैक्स, एक प्रेफरेंस डिविडेंड को आप ऐड कर लो, ये एडजस्ट हो गया। लेकिन शेयर तो 5 लेने हैं। कौन कौन से शेयर लेने हैं आपने? शेयर्स तो आपने 5 तरह के लेने हैं। आपने कन्वर्टिबल डिबेंचर वाले शेयर्स भी लेने हैं, प्रेफरेंशियल वाले भी लेने हैं, ईसॉप्स वाले भी लेने हैं, वारंट्स वाले भी लेने हैं, सस्पेंस वाले भी लेने हैं। तो नंबर ऑफ शेयर 5 रीजन से बढ़ेगा, लेकिन सेविंग 2 ही आनी है। ना तो वारंट्स के केस में कोई कूपन रेट है, ना सस्पेंस में कोई कूपन रेट है, ना कोई ईसॉप्स में कूपन रेट है, सिर्फ शेयर ही शेयर बढ़ने हैं वहां पे। तो लेकिन डिबेंचर और प्रेफरेंशियल में कुछ पैसे बचेंगे भी और शेयर भी आएंगे, दोनों काम होंगे वहां पे। फिर मैंने पोटेंशियल शेयर का मीनिंग बताया था आपको। पोटेंशियल शेयर वो शेयर है जो आज इक्विटी शेयर नहीं है लेकिन फ्यूचर में बन जाएगा। पोटेंशियल इक्विटी शेयर वो इक्विटी शेयर है जो आज इक्विटी शेयर नहीं है, फ्यूचर में बन जाएगा। जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर है, फ्यूचर में शेयर बनेगा। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, फ्यूचर में शेयर बनेगा। ईसॉप है, फ्यूचर में शेयर बनेगा। ये पूरी बात आपको लिखवाई हुई है बेटे। फिर ये एग्जाम्पल स्टार्ट हो गए। ये देखो, पहला एग्जाम्पल आपको डिबेंचर्स पे करवाया हुआ है। ये प्रॉफिट है जी, ये शेयर्स हैं, ये 100 रुपये का है जी। फिर ये 15% डिबेंचर है जी हमारे पास। फिर कन्वर्जन रेशियो है जी, फिर टैक्स रेट है जी। आपको सारा प्रोसेस आता है बेटे। डिबेंचर का एग्जाम्पल आपको अलग कराया, फिर प्रेफरेंस शेयर का एग्जाम्पल आपको अलग कराया, फिर ईसॉप का एग्जाम्पल आपको अलग कराया। ये रहा ईसॉप। पहले फ्री शेयर निकालने हैं, फ्री शेयर, और फिर
पहले फ्री शेयर निकालने, मार्केट प्राइस माइनस ऑफर्ड प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस, फ्री शेयर आ गए, सेविंग लेनी है 0, शेयर जोड़ के आप नक्की करो काम। सब पढ़ा हुआ है आपने बेटे, सब अब आपको लिखवाया हुआ है। फिर हम वारंट्स पे, शेयर सस्पेंस पे आ गए थे। देखो ये शेयर सस्पेंस है, सेविंग है 0, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं आपने। आपके पास शेयर सस्पेंस में 5 लाख रुपए पड़े हैं और फेस वैल्यू है 10 रुपये, तो 5 लाख को डिवाइड करो 10 रुपये से, 50,000 शेयर बढ़ेंगे, तो हमने सीधा 50,000 ऐड कर दिया और डायल्यूटिव निकाल दिया। वारंट्स में सेम कैलकुलेशन जो ईसॉप में करते हैं हम। ये देखो ये वारंट का केस कराया हुआ है। शेयर वारंट कितने हैं 10,000, फेयर वैल्यू 180 और प्राइस कितना है 120, 180 माइनस 120 अपॉन 180 इंटू 10,000, फॉर्मूला वही है, 1/3 आ जाएगा ना, 60/100 1/3 आ जाएगा। सेविंग है 0, शेयर जोड़ दो, डायल्यूटिव निकाल दो। कुछ है ही नहीं, मैं क्या बताऊं आपको इसके अंदर। जब मैंने क्लास में एक एक एग्जाम्पल बना के कॉपी में लिखवाया हुआ बेटे, आपके ध्यान में होना चाहिए। मैं समझा नहीं रहा, मैं तो रिवीजन करा रहा हूँ जी, बस गो थ्रू कर रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ लिया था हमने। मैं इतने लेक्चर वो कैसे आपको दोबारा बता दूंगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 23 करा रखा आपको, 23 डिस्क्लोजर देखो कितने बढ़िया तरीके से कराया हुआ आपको, 24 कराया, फिर लेक्चर नंबर 6 आ गया, ये लेक्चर नंबर 6 है। और फिर मैंने शुरू किए हैं एडिशनल कॉन्सेप्ट्स टू बी कंसीडर्ड, कुछ और बातें जो आपको पता होनी चाहिए। और उसमें पहला केस मैंने आपको कराया था मल्टीपल पोटेंशियल शेयर्स का। मैंने आपको 5 एग्जांपल चेक कराए, एक डिबेंचर का, एक प्रेफरेंस शेयर का, एक ईसॉप का, एक वारंट्स का, और एक किसका, एक शेयर सस्पेंस का। ये सब अकेले अकेले थे, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी के पास सारी चीजें एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाएं। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसके पास कन्वर्टिबल डिबेंचर भी हैं, उसके पास कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर भी हैं, उसके पास ईसॉप्स भी हैं। एक ही कंपनी के पास मल्टीपल पोटेंशियल शेयर्स हैं, मल्टीपल कमिटमेंट्स हैं, तो फिर आप डायल्यूटेड ईपीएस कैसे निकालोगे। तो मैंने आपको एक प्रोसेस समझाया था कि सीधा कुछ नहीं करना, आपको स्टेप्स लगाने हैं। पहला स्टेप, डिबेंचर को अलग कर लो, प्रेफरेंस शेयर को अलग कर लो, ईसॉप को अलग कर लो, और इन सब का इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालो। कैसे, डिबेंचर की सेविंग, डिबेंचर के शेयर्स, डिबेंचर की सेविंग पहले चेक करो, डिबेंचर की अपनी सेविंग कितनी है और डिबेंचर के अपने नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। नहीं समझे, 10% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं 10 लाख के, 10,000 है, रेशियो है 1:1। मुझे इसकी इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालनी है। टैक्स रेट है 30%। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है बस आप इसी का इफेक्ट देख लो, बाकी कुछ नहीं देखना। तो मैंने हिसाब लगाया कि 10 लाख के डिबेंचर हैं, 10% रेट है, साल का लाख रुपए ब्याज बचेगा, 30% तो टैक्स में चला जाएगा, तो 70,000 रुपए की सेविंग है। 10,000 डिबेंचर है 1:1, तो 7 रुपीज, 70,000 को डिवाइड कर लो 10,000 से, ये 7 रुपए क्या है, ये 7 रुपए इंक्रीमेंटल ईपीएस है। डिबेंचर की सेविंग, डिबेंचर के शेयर। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर की सेविंग, प्रेफरेंस शेयर के इक्विटी शेयर। ईसॉप, ईसॉप में क्या होगा, ईसॉप में सेविंग होगी 0 और फ्री शेयर आ जाएंगे, ये तो हमेशा 0 आना है। प्रेफरेंस शेयर में क्या होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स। इंक्रीमेंटल ईपीएस का मतलब होता है, पहले सबको अलग अलग समझो, डिवेंचर अलग है, प्रेफरेंस शेयर अलग है, ईसॉप अलग है, सबकी अपनी अपनी सेविंग, अपने अपने शेयर और अपना अपना इंक्रीमेंटल ईपीएस। मैं एडजस्ट कुछ कर ही नहीं रहा, मैंने सबको अलग अलग माना, सबका इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाल लो। फिर आप इन सबको रैंक्स दो, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। याद आया कुछ क्लास में क्या बताया था, लोअर टू हायर, जो सबसे ज्यादा डायल्यूटिव है उसको रैंक 1 दे दो, तो सबसे ज्यादा डायल्यूटिव तो 0 है, रैंक 1। ईसॉप्स को हमेशा फर्स्ट रैंक मिलेगा।
क्यों? इसकी सेविंग 0 होती है, तो इंक्रीमेंटल ईपीएस भी 0 होगा। लोअर टू हायर रैंक्स दे दो। अब मान लो यहाँ पे 7 रुपये है, यहाँ पे 5 आ जाए, तो लोअर टू हायर, ये लोअर है, रैंक 1, ये रैंक 2, ये रैंक 3। पहला स्टेप इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालो सबकी। दूसरा स्टेप लोअर टू हायर रैंक दे दो। तीसरा स्टेप ये जो रैंक्स आपने दिए हैं फिर इसके हिसाब से एडजस्टमेंट करनी स्टार्ट करो। और आपको एक फॉर्मेट बना के दिखाया था मैंने, एक फॉर्मेट है इसका, एक फॉर्मेट है शेयर्स का, और एक फॉर्मेट है ईपीएस का। याद आया कुछ? सबसे पहले हम लिखते हैं बेसिक, 20 लाख की इनकम है जी, 1 लाख शेयर हैं जी, और 20 रुपये इसका ईपीएस है बेसिक। फिर हम प्लस करेंगे ईसॉप्स, सेविंग है 0 और शेयर है 1 लाख, तो 20 लाख, इनकम तो 20 लाख ही रहेगी, शेयर 2 लाख हो जाएंगे, और ये 10 रुपये। अब बताओ बेसिक है 20, ये है 10, तो क्या है? डाइल्यूटिव है। फिर हम इसमें प्लस करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। हमने जी मान लो 5 लाख रुपए का डिविडेंड सेव कर लिया, लेकिन नंबर ऑफ शेयर फिर 1 लाख बढ़ गए, तो ये हो जाएगा 25, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये हो जाएगा 3 लाख। 25 को मैं 3 लाख से डिवाइड करके देखता हूँ, तो ये आ जाएगा 8.33। ये और कम हो गया, ये डाइल्यूटिव है जी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे डिवेंचर्स। मान लो सेविंग हो रही है जी 10 लाख की, और शेयर इसमें बढ़ाने हैं सिर्फ आपने 10,000, सेविंग ज़्यादा है, नंबर ऑफ शेयर कम है, ये 10,000। हमने इसको एडजस्ट करके देखा, तो ये 35 लाख हो गया, लेकिन ये 3,10,000 ही हुआ। शेयर कम बढ़े, सेविंग ज़्यादा बढ़ी। 35 लाख को डिवाइड किया 3 10 से, तो ये आ गया 11.29। अब मुझे बताओ चेक करके, 10 रुपये से गिरावट है? बिल्कुल है। ये यहाँ से चेक करके बताओ, 20 आपका गिरावट में 10 आ गया, डाइल्यूटिव है। 10 फिर कम हो गया, बिल्कुल डाइल्यूटिव है। लेकिन अब ये बढ़ना शुरू हो गया, तो ये एंटी डाइल्यूटिव है। रैंक्स को देने का फायदा मैंने आपको समझाया था, जब तक गिरता जाए डाइल्यूटिव, लेकिन जब बढ़ना शुरू हो जाए तो एंटी डाइल्यूटिव। इसको काट दो, तो ये जो है ये मैक्सिमम डाइल्यूशन है, इसको रिपोर्ट कर दो आप। रैंक्स का फायदा ये है, सबको जब एक एक करके देखते हैं तो किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम डाइल्यूशन क्या आएगा वो पता लग जाता है। और अगर आपने रैंक्स नहीं दिए होते, सबकी सेविंग इकट्ठी, सबके शेयर इकट्ठे, एवरेज किया होता, कभी सही रिजल्ट आपको नहीं पता लगते। ये पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई हुई है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये पेपर में आ सकता है, आपने इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये देखो, मल्टीपल पोटेंशियल शेयर के केस में पहला स्टेप इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालो, और उसका मतलब क्या है? सबकी इंडिविजुअल सेविंग ले लो, सबका इंक्रीज इन शेयर इंडिविजुअल ले लो, सबका अपना अपना इफेक्ट। फिर दूसरा स्टेप, सबको रैंक्स दे दो लोअर टू हायर के बेसिस पे, 0 से शुरू करना है, ईसॉप से शुरू करना है हमेशा। रैंक 1 विल ऑलवेज बी गिवन टू ईसॉप, 0 इंक्रीमेंटल, वो भी लिखवा रखे, देखो हर चीज कॉपी में लिखी हुई है बेटे। फिर तीसरा स्टेप, फिर एक एक करके सबको एडजस्ट करो उनके रैंक्स के हिसाब से, और फिर आइडेंटिफाई करो कि मैक्सिमम डाइल्यूशन कहां पे है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्सप्लेनेशन वी कैन से दैट वी आर फाइंडिंग मैक्सिमम डाइल्यूशन। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना गिर सकता है? 8.33 एग्जांपल के हिसाब से, ये आपको केस बताया हुआ है। फिर देखो क्वेश्चन भी कराया हुआ है, ऐसा तो है ही नहीं कि कहानी सुना के छोड़ दी, प्रैक्टिस भी कराई हुई है। देखो ये देखो, एक एक करके एडजस्ट किया, पहले 5 था, फिर 4.95 रह गया, फिर 4.48 हो गया, फिर 4.29, गिरता जा रहा है, तो ये मैक्सिमम डाइल्यूशन है, ये रिपोर्ट हो जाएगा। एक एक स्टेप करके चलना है आपने। फिर क्वेश्चन नंबर 27 कराया सर आपको। अच्छा जी सर, फिर मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था लॉस मेकिंग कंपनी के लिए। बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस का दूसरा नाम है रिडक्शन इन बेसिक ईपीएस।
ये बात तभी तक लागू होती है जब तक कंपनी प्रॉफिट्स में है, लेकिन अगर कोई कंपनी लॉस में है तो इसको उल्टा कर देना। कैसे? अगर किसी कंपनी का लॉस पर शेयर आ रहा है, अगर कोई कंपनी लॉस में है तो कंपनी का लॉस पर शेयर आएगा, तो डाइल्यूटेड ईपीएस किसको बोलेंगे? जब लॉस बढ़ेगा। बेसिक ईपीएस में अगर गिरावट आती है तो उसको डाइल्यूटेड ईपीएस बोलते हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है और पोटेंशियल इक्विटी शेयर की वजह से लॉस गिर गया, तो लॉस का पर शेयर कम होना एंटी डाइल्यूटिव माना जाता है। बताया था आपको। लॉस पर शेयर बढ़ना चाहिए, अगर लॉस पर शेयर बढ़ेगा तो ये डाइल्यूटिव है, लेकिन प्रॉफिट पर शेयर गिरेगा तो डाइल्यूटिव है। मतलब प्रॉफिट का गिरना जरूरी है, लॉस का बढ़ना जरूरी है। याद आया कुछ? अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी है, नहीं समझे, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। मान लो एक कंपनी के पास बेसिक अर्निंग है 10 लाख रुपए नेगेटिव, ये लो नेगेटिव है। जो कंपनी के पास शेयर्स हैं वो हैं 1 लाख, तो कंपनी का जो बेसिक ईपीएस है वो आ रहा है 10 रुपये नेगेटिव। अब कंपनी के पास ईसॉप्स हैं, कितने ईसॉप्स हैं? 10,000। 10,000 ईसॉप्स हैं, फेयर वैल्यू है 200, ऑफर्ड प्राइस है 100। तो हमने क्या किया? 10,000 इंटू 200 माइनस 100 अपॉन 200, ये आ गए 5,000 फ्री शेयर्स। वर्किंग बना के देखते हैं। 10 लाख प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1 लाख प्लस 5,000। लॉस पर शेयर निकालना जरा। 95। ये लॉस कम हो गया, 10 रुपए का लॉस 9 रुपए रह गया। लॉस कम हो रहा है, लॉस कम होना तो फेवरेबल हो गया, ये तो एंटी डाइल्यूटिव है। एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस फेवरेबल पोजीशन आप दिखा ही नहीं सकते। अगर ये लॉस फ्यूचर में बढ़ता, ये 11 रुपए हो जाता, तो दिखाते कि आज लॉस इतना है जी, फ्यूचर में फिर बढ़ेगा। तो आपको हमेशा नेगेटिव पोजीशन दिखानी होती है। तो मैंने आपको लिखवाया था कि लॉस मेकिंग कंपनी के केस में थोड़ा सा एक्टिव होके चलना। लॉस मेकिंग कंपनी के केस में लॉस बढ़ेगा तभी डाइल्यूटिव होगा, लॉस कम हो जाएगा तो एंटी डाइल्यूटिव का केस है, उसको रिपोर्ट नहीं करना आपने। तो यहाँ पे हम नील मार्क करेंगे। ये देखो क्या लिखवाया हो आपको लॉस मेकिंग कंपनी के बारे में। If company is a loss making company, then dilutive EPS will be disclosed only if loss per share is increased after adjusting potential shares. In case loss per share declines after adjusting potential shares, it will be considered anti-dilutive and it will not be reported. एक एक लाइन सिंपल वर्ड्स में आपकी कॉपी में लिखी हुई है और लेक्चर्स में समझाई हुई है बेटे। और ये ईपीएस का 6th लेक्चर चल रहा है। बताओ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे और कितनी एक्सप्लेनेशन जा सकती है, आप बता दो। और अगर इससे कोई बेटर पढ़ा सकता है तो बता दो। क्लास बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है बेटे। ये देखो अब आगे लेके चलता हूं आपको। पहला, पोटेंशियल शेयर अगर मल्टीपल होंगे तो रैंक वाइज चलना है। लॉस मेकिंग कंपनी का केस है तो लॉस बढ़ना चाहिए तभी डाइल्यूटिव होगा। फिर मैं चलते चलते आ गया थर्ड केस में। इसमें क्या बताया था? इश्यू ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर करंट ईयर। बताता हूं इसमें क्या केस था। सी पॉइंट में मान लो एक कंपनी के पास ईए है 10 लाख की, कंपनी के पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख, कंपनी की बेसिक ईपीएस है 10 रुपए। यहां तक ठीक है। कंपनी ने नोट में लिखा 10% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स 17 इशूड 10 लाख रुपए, 10,000 डिबेंचर है, 1:1 की रेशियो है, टैक्स रेट 30% है। ये है। अगर कंपनी के पास कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं, इसका मतलब ये पोटेंशियल शेयर है, इसको ईपीएस में लेना पड़ेगा। कौन सी ईपीएस में? डाइल्यूटेड ईपीएस में। लेकिन आप एक बात पे फोकस करो, ये कन्वर्टिबल डिबेंचर आपने करंट ईयर में इशू किए हैं, ये 1 अप्रैल से आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये 1 जुलाई को इशू हुए हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी बात पूछना चाहता हूँ कि अगर ये 1 जुलाई को इशू हुए हैं तो करंट ईयर में कितना ब्याज आपने पीएनएल में डाला होगा? सिर्फ 9 महीने का।
तो जब आप डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे तो एक बात का ध्यान रखना आपने, 10 लाख का जो ईएई है प्लस इसमें जो सेविंग लेंगे आप, सेविंग वो 9 मंथ्स की लेनी है। जब आपने ब्याज ही 9 महीने का पे किया है तो आप सेविंग भी 9 महीने की ऐड करेंगे। जो आपके 1 लाख शेयर्स हैं इसमें 10,000 इंटू 1/1 इंटू 9/12, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई भी कन्वर्टिबल डिबेंचर है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है, आपने करंट ईयर में इशू किया है, तो फिर डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते वक्त टाइम फैक्टर काम कर सकता है वहां पे। अगर पुराने चलते आ रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम फैक्टर मत देखो। पर करंट ईयर में अगर आपने कुछ इशू किया है तो उस पर टाइम फैक्टर आपको देखना पड़ेगा। एक बात मैंने ये बताई थी, एक और केस बताता हूं आपको। चलो ये तो इशू का केस हो गया, ठीक है। डी पॉइंट में आता हूं। कंपनी के पास ईएई है 10 लाख की, कंपनी के पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख, कंपनी की बेसिक ईपीएस है मान लेते हैं 10 रुपए। कोई दिक्कत नहीं, मैं एक नोट लिखता हूं। 1 अक्टूबर को कंपनी हैड कन्वर्टेड इट्स कन्वर्टिबल डिबेंचर इनटू शेयर्स। इशू की कहानी खत्म, मैं दूसरा केस करा रहा हूं। कंपनी ने 1 अक्टूबर को कन्वर्जन किया था डिबेंचर्स का शेयर्स में, मतलब जो कमिटमेंट थी वो पूरी हो गई आपकी। आपने कन्वर्टिबल डिबेंचर उनसे वापस ले लिए और उसके बदले में शेयर दे दिए। तो ये बात आपको पता है कि 1/4 से 1/10 वो डिबेंचर थे और 1/10 से लेके 31 मार्च तक वो शेयर्स हैं। तो ये जो 6 महीने का पीरियड है, ये 6 महीने का पीरियड यहां पे आ गया होगा। क्यों? जब आपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकाले होंगे तो अक्टूबर से लेके मार्च तक का शेयर्स का टाइम फैक्टर आपने ले लिया होगा। मुझे ये नहीं बताना, मुझे ये बताना है आपको कि 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक ये डिबेंचर्स थे। 6 महीने आपने ब्याज भी दिया है और 6 महीने तक ये आपके पोटेंशियल शेयर भी रहे हैं। तो यहां पे AS20 कहता है जब आप डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, 6 महीने की सेविंग अप्रैल से लेके सितंबर तक और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 6 महीने के अप्रैल से लेके ये आपको काउंट करने हैं। और जब मैंने क्लास में ये एग्जांपल कराया था, बच्चों का मेरे से झगड़ा हो गया कि जिंदल सर एक तरफ तो आप कह रहे थे डाइल्यूटेड ईपीएस आपके फ्यूचर ईपीएस है, यहाँ पे तो आप बैक डेट एडजस्टमेंट करा रहे हो। जब आपके डिबेंचर शेयर ही बन गए तो कहानी खत्म हो गई, अब आप डाइल्यूटेड में क्यों ले रहे हो? तो मैंने क्या बोला था, इंस्टीट्यूट के आगे हमें घुटने टेकने पड़ेंगे, ये बैक डेट एडजस्टमेंट करा रहे हैं। आपके अगर करंट ईयर में पोटेंशियल शेयर कन्वर्ट हुए हैं तो कन्वर्जन के बाद तो वो बेसिक में काउंट होंगे, लेकिन कन्वर्जन से पहले वाला पीरियड आपको डाइल्यूटेड में काउंट करना पड़ेगा। मेरे हाथ खड़े हैं, मैं इंस्टीट्यूट से नहीं लड़ सकता, मैं इतना ताकतवर नहीं हूं। नहीं जिंदल सर आप तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में थे, मैं एक मेंबर हूं, बाकी के मेंबर्स का क्या करूं मुझे आप बता दो। मैं नहीं लड़ सकता सर। तो इंस्टीट्यूट से लड़ने का फायदा भी नहीं है, जिस संस्था की हमने मेंबरशिप लेनी है उसको मानना तो पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल था, आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। मेरे हाथ खड़े से इसका मतलब क्रक्स क्या निकल के आया था, आपके कन्वर्टिबल डिबेंचर अगर इश्यू होंगे तो भी डाइल्यूटेड ईपीएस में टाइम फैक्टर लेना है, और अगर कन्वर्ट होंगे तो भी आपको टाइम फैक्टर लेना है। ये 2 एग्जाम्पल जब आप कॉपी से रिवाइज करेंगे प्लीज जरूर करना। ये देखो, इन केस कंपनी हैज इशूड कन्वर्टिबल डिबेंचर और पीएससी इन करंट ईयर, अगर इशू किया है तो टाइम फैक्टर आपको लेना पड़ेगा पोटेंशियल शेयर्स पे जब आप डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे। जो सेविंग आप लेंगे और जो इंक्रीज आप शेयर लेंगे वो डेट ऑफ इशू से लेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये रहा एग्जांपल आपका। फिर मैंने डी पॉइंट कराया था इसके अंदर, ये देखो ये कन्वर्जन वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें चाहे रेड फेस बनाओ, आप कुछ भी करो, आपको ये याद रखना पड़ेगा। इफ कन्वर्टिबल डिबेंचर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो we will consider time factor while computing diluted EPS from the beginning of year till the date of conversion।
आपको लेना पड़ेगा सर, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये आपको रिवाइज करना ही करना है। कॉपी खोलो, रिवाइज करके परे मारो। फिर मैंने इसका एग्जाम्पल कराया, फिर क्वेश्चन कराया, सारी चीज़ें बताई हुई हैं। फिर मैं आ गया अदर इश्यूज पे। मल्टीपल पोटेंशियल शेयर हो गया, लॉस मेकिंग कंपनी हो गया, कन्वर्टिबल डिबेंचर करंट ईयर में इश्यू हो गया, करंट ईयर में कन्वर्जन हो गया। अदर इश्यू में आ गए। अदर इश्यू क्या है? शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन। स्पेलिंग मिस्टेक है सर, ये कंसिडरेशन नहीं है, कंसोलिडेशन है, नालायक। चार चार बंदे बिठा रखे हैं एरर्स को ठीक करने के लिए, 2 सीए बैठे हैं और 2 रैंक होल्डर स्टूडेंट बैठे हैं, फिर भी देख लो गलती निकल आई। शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन मतलब अगर एक कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है, कंपनी ने 10-10 रुपए के 10 बना लिए, छुट्टा करा लिया, शेयर छोटा कर दिया, इसको बोलते हैं स्प्लिट। कंपनी के पास 50-50 रुपए के 10 शेयर हैं, कंपनी ने 500 रुपए का एक शेयर बना लिया, कंसोलिडेशन। बड़े शेयर को छोटे शेयर में ले आए, हाई डिनोमिनेशन को लो डिनोमिनेशन में ले आए, इसको स्प्लिट बोलते हैं। और अगर लो डिनोमिनेशन को हाई डिनोमिनेशन में ले जाते हैं, इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो अगर किसी कंपनी ने शेयर की फेस वैल्यू छोटी या बड़ी की हो तो आपको नंबर ऑफ शेयर ठीक करने पड़ेंगे। तो करंट ईयर में जो वेटेड एवरेज है वो न्यू फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग निकलेगी, और जो पिछले साल की ईपीएस है उसको भी रीस्टेट करना पड़ेगा। पिछले साल आपका शेयर 100 रुपए का था, लेकिन अब आपका एक शेयर 10 रुपए का है, तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो पिछले साल के नंबर ऑफ शेयर्स को भी आप 10 टाइम्स करो और इस साल के नंबर ऑफ शेयर्स को भी आप 10 टाइम्स करो, आपको ठीक करना पड़ेगा। ये वर्किंग आपको लिखवा रखी है, एग्जाम्पल करा रखा है, आप देख लेना प्लीज। If any company has made any share split, any share consolidation in current year, new number of shares after such split or in addition, कंपनी को पिछले साल की ईपीएस को भी रीस्टेट करना पड़ेगा। तो करंट ईयर की ईपीएस नए डिनोमिनेशन के हिसाब से, पिछले साल को भी रीस्टेट करो नए डिनोमिनेशन के हिसाब से, तब कंपैरिजन हो पाएगा। ये पूरी कहानी आपको सुनाई हुई है सर। एक तो ये इशू था। दूसरा आ गया सर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। सारे बच्चों ने AS24 पढ़ा हुआ है, सारे बच्चों ने शेड्यूल 3 प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट भी देखा हुआ है, शेड्यूल 3 डिवीजन 1 सबने AS के हिसाब से P&L बनाना सीखा हुआ है। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, टोटल। कंपनी का P&L 3 हिस्सों में बनता है, तो कंपनी की EPS भी 3 हिस्सों में आएगी। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से कितना है, डिसकंटिन्यूइंग से कितना है और टोटल कितना है। तो आपको ब्रेकअप शो करना होता है बस। ये देखो क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 30 है। पहले कंटिन्यूइंग का हिसाब बनाया, फिर डिसकंटिन्यूइंग का बनाया, फिर टोटल का बनाया। सबके बेसिक अलग अलग, सबके डाइल्यूटेड अलग अलग, आपको अलग अलग रिपोर्ट करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद लेक्चर नंबर 7 आ गया, फिर क्वेश्चंस कराए। फिर लेक्चर नंबर 8 आ गया, इसमें फिर क्वेश्चंस कराए। फिर जय श्री राम, बेस्ट ऑफ लक आ गया। लो जी AS20 खत्म हो गया। कितनी क्लासेस आपको दी हैं? 8। अगर 8 लेक्चर में बच्चे ने AS20 नहीं समझा तो मैं उसको 1-1.5 घंटे की क्लास में क्या समझा लूंगा, मुझे बताओ। मैं तो सिर्फ रिवीजन करा सकता हूँ बेटे, फटाफट टक 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 टक, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। पढ़ना तो अल्टीमेटली आपने ही है, मैंने कौन सा पेपर देने हैं बेटे। तो रिविजनरी क्लास है बेटे। अब आपको मैंने एक बार सारे कॉन्सेप्ट टच करके दे दिए हैं, अब आप गो थ्रू कर लो सारी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में कोई नया एस कराता हूँ आपको।